लोग नेपोटिज्म का नाम देते हैं, एक्चुअली नाम गलत है। अपने ऊपर रख के सोचो कहाँ गलत है यार। और बहुत से स्टार्स किड हैं जो सक्सेस हुए, बहुत से लोग हैं जो नहीं हो पाए। ये नेपोटिज्म, ये वर्ड है ना, बहुत खटकता है हमें। अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू काम नहीं कर सकते। डिलीवर अगर नहीं कर रहे हैं तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर साहब के बेटे जो हुए वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तुम अपने पे मेहनत करो ना यार। अरे अपने आप को बिल्ड करने के बारे में मेहनत करो। छोड़ो कौन क्या कर रहा है। ये जो लोग बोलते भी हैं, मुझे अभी किसी ने कॉल करके बोला, मैं थोड़ा पिनक गया, सॉरी, आप टीवी में एक्टिंग करते हैं ना? तुमने कहा नहीं सर, मैं एक्टिंग करता हूँ। टीवी क्या है, फिल्म क्या है? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं परफॉर्म करता हूँ। टीवी से निकल के शाहरुख खान साहब नहीं आए? कितना टीवी किया? इरफान साहब नहीं आए? अरे कितने कितने नाम हम आपको गिना सकते हैं। क्या टीवी करने वाला ये बिल्कुल नहीं है कि वो उसमें फंस करके उसकी क्रिएटिविटी मर जाती। नहीं भाई, मैं आर्ट को लेकर के बहुत सच्चा हूँ। मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, किसी से भी लड़ सकता हूँ। लड़ाई इंसान को देख करके करूँगा लेकिन लड़ जाऊँगा। बदतमीजी नहीं करूँगा लेकिन हक बात करने में नहीं पीछे हटूँगा अपनी आर्ट को लेकर के। एक मोमेंट कहीं आपको ऐसा लगा इंडस्ट्री में कि बस यार अब हो गया, वापस चलते हैं? बीइंग अ मैन मैं रो नहीं रहा हूँ, बट मैं अंदर से वो आ रहा है मुझे यार, मैं रोक रहा हूँ अपने आप को। इमोशनल हो रहे हो? वो डिलीवर करने की मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ यार। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सच्चाई में मेहनत कर रहा हूँ यार। समझो उस चीज़ को। और मेरे जैसे तमाम लड़के कर रहे हैं ऐसा, उसको रोक दिया गया। मैं क्यों रोका है? डायरेक्टर कहता है कि यार तुम नॉर्मल खड़े हो जाओ। नहीं, नॉर्मल खड़े हो जाओ। हाँ नॉर्मल खड़े हो जाओ। तो मुझे यूं खड़ा कर दिया गया। एक एक्टर को परफॉर्म करने से मत रोको। यहाँ पे ये है फंडा कि लीड लीड लीड, बाकी एक्टर्स को आप तवज्जो दो। मैं घर जाना चाहता हूं वापस, मैं खेलना चाहता हूं वापस, हंसना चाहता हूं वापस, दोस्तों के साथ दोस्ती जीना चाहता हूं वापस, मैं घर जाना चाहता हूं वापस। Wanting to be a good actor is not good enough. You must want to be a great actor. You just have to have that. और ऐसे ही एक अमेजिंग एक्टर अरहम अब्बासी, जिनको अपनी आर्ट से इतना प्यार था, उन्होंने एक्टिंग के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया और निकल पड़े सपनों के शहर की तरफ। उन्होंने हमें बताया कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, कैसे मिला उन्हें उनका पहला चांस, एंड बीइंग एन आउटसाइडर उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी हमें काफी सारी बातें बताई। और उनकी जर्नी की ऐसी अमेजिंग कहानियों से आज का पॉडकास्ट भरा हुआ है, और साथ ही भरा हुआ है नॉलेज से, जो किसी भी फील्ड के बडिंग आर्टिस्ट के लिए ग्रोथ का मंत्रा बन सकता है। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। अरहम भाई, वेलकम टू Welcome. मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट। थैंक यू भाई लोग, Sure. थैंक यू। कैसी रही आपकी फ्लाइट? आज की फ्लाइट वाकई में बहुत ही खतरनाक टाइप की थी, क्योंकि वेदर थोड़ा सा था और बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस थी? बहुत। हम तो सोच लिए थे कि ठीक है अभी क्या फ़ायदा, कुछ सोचने से फ़ायदा नहीं, कुछ होना भी होगा खुदा ना खास्ता तो पता ही नहीं चलेगा अभी होना क्या। तो ये पॉडकास्ट ही था बस। पॉजिटिव Actually, एटीट्यूड के हाँ। साथ पहुंच ही गए दिल्ली। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच, मुझे आपने बुलाया। थैंक यू Thank थैंक you. यू आपको भी, थैंक यू। आप आए इतनी दूर से। अरे नहीं यार, आना था। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने देखा जब, तो हमें दिल से आया कि हम करें आप लोगों के साथ में। एंड वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आरम भाई, मिस्टर यूपी हम्म से बॉम्बे, हम्म ये कहानी कैसे, ये कहाँ ग्राफ मैच हुआ, ये हम्म। ब्रिज कहाँ हुई, ये चीजें? नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको। मिस्टर यूपी से पहले मिस्टर लखनऊ भी थे। अच्छा। और कहीं हाँ, क्रिकेट भी क्रिकेट भी चला साथ चला। में, बहुत सी चीज़ें एक साथ चली उस दौरान। ये बात है 2006, हाँ 6 और 7 की बात है। क्रिकेट खेलते थे तो उस क्रिकेट की जर्नी में कुछ दोस्त बने। एंड उसी में से एक दोस्त थे हमारे फारूक साहब। अच्छा, फारूक मियाँ हमेशा कहते हैं कि कभी कैमरे के सामने हमारा नाम लेना, तो आज हम आपका नाम ले रहे हैं। तो फारूक साहब हमारे दोस्त बने, आज भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। तो उन्होंने हमसे बोला, क्योंकि गाना वाना भी गाते थे थोड़ा बहुत, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं परसों आऊँगा घर पे और कहीं चलना है। तो वो उम्र ऐसी थी कि उस उम्र में कोई पूछता नहीं कि कहाँ चलना है, बाइक पे बैठने के बाद पूछते हैं कि हाँ भाई अब बताओ चलना कहाँ है। क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है, वो हम सब ने उसको बिल्कुल। महसूस किया होगा अपनी लाइफ में।
तो वो आ गए और मैं कट टू कट बताता हूँ, वो आए और उन्होंने कहा आ जाओ नीचे। मैं नीचे चला गया, कह रहे हैं लोअर मत पहनो, जीन्स पहन लो। तो ठीक है ओके। तो मैं जीन्स पहन के नीचे फटाक से आया, बैठ गया उनकी बाइक पे और वो हमें ले करके चल दिए। तो लखनऊ में एक जगह है हज़रतगंज करके, तो जब हम हज़रतगंज पहुँचे तो हमने कहा फ़ारूक कहाँ जा रहे हैं? कहा बैठो बताते हैं अभी चलो। तो फाइनली हम एक जगह पहुँचते हैं, तो वहाँ पे बड़ा सा एक बोर्ड था जिसमें लिखा था लावण्या प्रेजेंट्स मिस्टर एंड मिस लखनऊ सिंगिंग अच्छा। डांसिंग मॉडलिंग कॉन्टेस्ट। हमने कहा आज यार इसने मुझे ना ये सिंगिंग विंगिंग में फंसा दिया, आज ये मुझसे कंपटीशन करवाएगा। तो जब वहाँ पहुँचे तो मतलब तकरीबन 50-60 कंटेस्टेंट वहाँ पे थे। तो हमने कहा अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया मामला, लगता है आज सबके सामने गाना वाना पड़ेगा, अभी तक हमको ऐसा लग रहा है। फ़ारूक आते हैं, कहते हैं कि ये जो रिसेप्शन पे एक मोहतरमा बैठी थी, उनसे कहते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं और हम ये मॉडलिंग का कॉन्टेस्ट करेंगे। अरे वो जो उसने ऐसे बोला, मैंने उसको यूँ देखा। मैंने कहा फ़ारूक बेटा तुम यहाँ से निकलो, फिर हम तुम्हें बताते हैं। क्योंकि अब वहाँ बोल नहीं सकता, अरे मैं नहीं करने वाला, तो वो झेप लगेगा थोड़ा सा। वो लखनऊ वाला सही। अंदाज था कि नहीं आप तो ठीक है, हाँ आया हूँ मैं मॉडलिंग के लिए आया हूँ। वो अंदर से दे रहा हूँ, बट अंदर से डर लग रहा है कि क्रिकेट खेलने वाला लड़का, हालांकि उस टाइम बाल वाल बहुत बड़े रखता था। तो हमने कहा हाँ मुझे करनी है अब, बट अंदर से डर लग रहा है कि यार कुछ पता नहीं है कैसे रैंप वॉक, ऊपर से हिंदी मीडियम का लड़का, और लगता था कि यार ये कुछ इंग्लिश इंग्लिश में ना पूछ लें, और घबराहट। तो ठीक ठाक कोई पूछ भी लेता है तो जवाब आप दे देते हैं। तो बहरहाल वो आए, एक कोरियोग्राफर थे, तो उन्होंने कहा कि आप, मैंने कहा जी जी, तो ठीक है ओके आप मुझे एक वॉक करके दिखाइए। मैंने कहा ओके। मैं गया, मैं चला आया, कहेगा हाँ थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा आपके ऊपर। मैंने कहा ठीक है सर। तो उसके 4-5 दिन के बाद आई गॉट अ कॉल, मुझे कॉल आया कि आप मिस्टर एंड मिस लखनऊ मॉडलिंग कॉन्टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो गए। ओके। तो हमने कहा यार फ़ारूक, मैंने फ़ारूक को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा फ़ोन आया है। तो अरे भाई मुबारक हो यार, तुम्हें करना है, जीतना है तुम्हें ऐसा। हमने कहा भाई जीतना बीतना तो दूर की बात है, करना क्या है हमें नहीं पता है। क्या वो क्वेश्चन आंसर होंगे, क्या वो कपड़े वपड़े कहाँ से लाऊंगा, तो वो सब हो जाएगा। अब यहाँ तक पहुँच गए तो वो भी हो जाएगा। चलो भाई ठीक है। तो फिर हम गए और कंपटीशन किया। कुछ नहीं मिला हमें। हमें बेस्ट हेयर का एक अवार्ड उन्होंने एक दे दिया कि आया है, तो फीस भी कुछ दी थी। तो कितने पैसे लिए थे? आई थिंक 500 रुपये था 500 उससे रुपये एंट्री उस टाइम फीस। पे 500 रुपये बहुत होता था वैसे तो। बहुत मुश्किल से कहीं से जुगाड़ करी थी। तो वो 500 रुपये कपड़े वपड़े दोस्तों से उधार वगैरह लिए, और वहाँ से फिर हम चले आए। बड़े उदास हो गए। घर आए तो अम्मा थी, और सबको समझ में आ गया कुछ हुआ नहीं है, इसको कुछ बोलो मत। मैं कमरा वमरा बंद करके लेटा हूँ, अपना क्रिकेट अच्छा है यार, ये सब क्या चक्कर में पड़े। लेकिन फ्रॉम द नेक्स्ट डे मुझे एक कॉल आया। तो हमने फ़ोन उठाया, कौन, तो एक अरविंद श्रीवास्तव जी एक हैं, हाँ अरविंद श्रीवास्तव जी, मेमोरी ठीक ठाक अभी भी है। तो अरविंद श्रीवास्तव जी ने मुझे बोला कि हमने आपको कल देखा है एक कॉन्टेस्ट में, मैं भी एक कॉन्टेस्ट करा रहा हूँ, कि आप पार्टिसिपेट करोगे। हमने कहा यार ये तो पीछा नहीं छूट रही है चीज़। हमने कहा हाँ सर, कहाँ कैसे क्या, आप मुझे जगह है लाल बाग वहाँ पे मिलिए आ करके। मैं मिला उनसे जा करके। तो उसके बाद ना वो कहते हैं ना कीड़ा काट गया, और हमें मज़ा आने लगा। यार ये तो सही है यार। फिर उसमें उन्होंने मुझे पैसे भी दिए। अच्छा। हाँ, वो एक्चुअली सॉरी मैं बताऊँ कॉन्टेस्ट नहीं था, वो एक शो था। ओके। तो उसमें मुझे उन्होंने कुछ पैसे वैसे भी दिए, 800-900 हज़ार कुछ ऐसे दिए। ये हुआ, तो मैं कहा ये तो पैसे भी मिल रहे हैं, ये सही है। वही कपड़े भी रिपीट कर लिए, जो दोस्त को कहा रुको तुमको देंगे 1 हफ्ते के बाद। तो वो कपड़े वपड़े रिपीट करके हुआ। फिर मैं करता रहा, और 2008 में मिस्टर लखनऊ बना। जब मिस्टर लखनऊ बना तो वहाँ से सच में मुझे पहला कॉल आया कि अरम शायद यही है, क्योंकि अ, हमारे जो अब्बा थे वो इंजीनियर थे, और भाई लोग भी बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई करी सबने, सिवाय मेरा मेरा जो पढ़ाई को लेकर के रहा। मैं तो बहुत ही इसलिए जान के बहुत चौड़ में बोलता हूँ कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई, मतलब घर की परेशानियां नहीं है उसके बावजूद जो लड़के नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो अपना दिल छोटा ना करें भाई। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी सक्सेस पानी है तो ज़रूरी है, ठीक है कि एक पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन इतना बोझ मत लो किसी चीज़ का।
आपके अंदर टैलेंट होगा, ज़रूरी नहीं कि आप एक्टर बनो, सिंगर बनो, डायरेक्टर बनो, आप दूसरी फील्ड में भी सक्सेस हो सकते हो। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए और निराश मत हो। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगा के रखो और कॉन्फिडेंट रहोगे तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं थोड़ा बहुत कुछ कर लिया हूँ ज़िंदगी में और भी आप लोग की दुआओं से करूँगा। और मैं भी वही लड़का हूँ जो पढ़ाई से मेरा बचपन बहुत डरावना था। मैं आपके ही सवाल के जवाब में आऊँगा। मेरा बचपन ऐसा था कि बिना अलार्म के मैं 3:30-4 बजे उठ जाता था डर में कि मुझे सुबह स्कूल जाना है। मेरे घर में एक जीना होता था, ऊपर को लॉक कर देता था, नीचे को लॉक कर देता था, मैं अंधेरे में बैठा रहता था। मुझे ऐसी घबराहट थी पढ़ाई से। मैं बहुत डरा और सहमा बच्चा था। स्कूल पहुंचा दिया जाता था तो मुझे लगता था कि मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। टीचर्स से डर लगता था या पढ़ाई मुझे से डर लगता नहीं पता मुझे किस चीज़ से डर लगता था। बस एक डर था। खौफ, बहुत खौफज़दा बचपना था मेरा। फिर हाँ, मैं उसके बाद 2008 में जब मिस्टर लखनऊ बना, तो उसके बाद सिलसिला जारी रखा। कैसे जीता कॉन्टेस्ट? मैंने बेईमानी नहीं करी। हाँ, मैंने बेईमानी नहीं करी और पैसे देने के लिए पैसे भी नहीं थे। ऑनेस्टली मैं पैसे चलते हैं कॉन्टेस्ट में? कभी-कभी चलते हैं, ऐसा सुना है मैंने। और एक बार मुझसे स्टेट लेवल पे भी, मतलब छोटे जोन लेवल पे तो चलते होंगे एक बार बट माँगे गए थे मुझसे पैसे तो और मैंने मना कर ये दिया कहाँ था। पे था जो कॉन्टेस्ट था जहाँ लखनऊ लखनऊ में? में, हाँ। कितने पैसे मांगे थे? यार वो पैसे सच कह रहा हूँ याद नहीं है मुझे, लेकिन मुझसे माँगे गए थे पैसे। कि आपको जिता देंगे, आप पैसे दे हाँ, दो। हाँ, तो हमने कहा कि भाई पहली चीज़ पैसे हैं नहीं और दूसरी चीज़ अगर हमारे पास पैसे होते तो हम आपको नहीं देते। हमको ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम अपने घर में एक इतनी बड़ी भी ट्रॉफ़ी लेकर के जाएँगे, तो वो ट्रॉफ़ी मुझे चाहिए मेरी मेरी मेहनत से, ईमानदारी की। ईमानदारी की। वो मुझे नहीं चाहिए कि मैं खरीदनी होगी तो नज़ीराबाद में बहुत मिलती है, लखनऊ में एक जगह है नज़ीराबाद, मैं जाकर के वहीं से खरीद लूँगा। तो ऐसा कुछ जवाब दिया था हमने उनको। तो मैं बताऊँ आपको 2009 में मैंने मिस्टर यूपी पार्टिसिपेट किया था, जो बहुत कम लोग जानते हैं। मैं टॉप 5 में था एंड मैं हार गया वो शो हारने के बाद मुझे मुझे पहली बार एक क्योंकि फेल का तो कुछ, वो फेल तो शुरू से ही होते आ रहा था स्कूल में, तो धक्का नहीं लगा कभी, ढीठ कहो या पता नहीं आदत फेल पड़ क्या गई। होता है। मुझे 2009 में पता चला कि भाई मैं यार हार गया हूँ, आज मैं हारा हूँ। बहुत बड़ा धक्का लगा एंड बिलीव मी उसके तकरीबन 1.25 साल तक हमने एक भी कंपटीशन नहीं किया। गुस्से में मैं झल में आ गया था कि नहीं यार 2010 में मैं करूँगा मिस्टर यूपी वापस। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि यार हम टॉप 5 में आ गए, अच्छा है यार, यूपी है, अच्छी प्लेस पड़ी है, मत करो। जैसे जैसे जिस वक्त आप जिस दुनिया में होते हो उस हिसाब के लोग आपके आसपास बिल्कुल। होते हैं। हम्म, फिर आप जैसे आप अपनी पुरानी फोटो को देखो तो अरे मैं कैसा लगता था, उस वक्त आपको लगता होगा कि मैं हैंडसम लगता था। हम्म, तो उस टाइम जितने भी लोग हमारे आसपास थे तो वो मेरे सलाहकार थे, जिनकी हम सुनते थे। तो हमें उस वक्त उनकी बातों में बहुत विश्वास नहीं दिखा। मुझे लगा कि नहीं नहीं, जो हारा हूँ वो जीतना है, जिद आ गई थी। तो फाइनली वो दिन आता है 2010 में मिस्टर यूपी कॉन्टेस्ट एंड जब मैं पहला स्टेप, याद है मुझे, मैं जब पहला स्टेप रैंप पे गया तो मैंने जब ऑडियंस देखी तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ कि क्योंकि ब्रेक था और कोई बहुत पुराना एक्सपीरियंस नहीं था, सीखे नहीं थे, बिल्कुल। 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस, उसमें 1-1.5 साल का गैप। तो यार ये क्या हो रहा है, हमने नहीं, चल बिस्मिल्लाह कर आगे बढ़। मैं आगे बढ़ा और वो कॉन्टेस्ट मैं जीता। उसमें मकरंदेश पांडे साहब आए थे, एज अ जज आए थे और भी कई लोग आए थे। उन्होंने कुछ सवाल करे, उसके जवाब दिए, उनको लकीली अच्छे लगे और 2010 में जब मैं जीता, जो आपका सवाल था, ये पीछे की जर्नी थोड़ी सी मैंने आपको बताई, मैंने कभी किसी को नहीं बताई है ये चीज़ें। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट बाय द वे, मैं पहली बार कर वाह, रहा हूँ। जी वाह। हाँ, जी हाँ। सो इसीलिए मुझे भी अच्छा लग रहा है बताने में। फिर उसके बाद 2011 में आई हैव डिसाइडेड कि अब चलो यहाँ हो गया, अब कुछ और देखते हैं आगे। तो मैं बॉम्बे की तरफ निकला। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जब इंसान किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहता है ना,
और उसमें उसको नाकामयाबी मिल जाती है, तो टूटता तो है, जब वो वापस आता है ना, तो फिर वो मतलब फतेह जो है वो उसको मिलती ही मिलती है। बिल्कुल सच बात है। आपके इसी ही बात पे मैं अगेन थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। हमसे सवाल किया था मकरंद देश पांडे साहब ने, आप सब जानते होंगे, बहुत अच्छे एक्टर हैं, सीनियर एक्टर हैं, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, मैं भी करता हूँ। उन्होंने हमसे एक सवाल किया कि उससे पहले मैंने कुछ बोला था कि आज का कंपटीशन मैं जीतूंगा कुछ करके, तो उन्होंने हमसे पूछा कि ऐसा तुम्हें क्या लगता है कि आज का कंपटीशन सिर्फ तुम ही जीत सकते हो? क्योंकि कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बाल बराबर जगह होती है। तो उनको ऐसा लगा होगा शायद, मे बी मैं हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, बिकॉज मैं छोटा था और अभी भी उनसे छोटा हूँ, हो सकता है उनको दिखाओ, तभी उन्होंने ऐसा सवाल किया। उन्होंने हमसे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आज का कंपटीशन तो तुम ही जीत सकते हो, और ऐसा तुम्हारे अंदर क्या है जो औरों में नहीं है? तो हमने उनको बोला, सर मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं वो सब अपने अपने शहर से जीत के आए हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मिस्टर यूपी, और उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ा था, सबसे बड़ा था उस टाइम पे वो। तो लेकिन सर यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ना, उनमें से वाहिद शख्स मैं हूँ जिसके पास एक ऐसी चीज़ है जो इनमें से किसी के पास नहीं है। कहा, क्या है ऐसा? तुमने कहा, सर मेरे पास एक हार का एक्सपीरियंस है। वाह। मैं पिछले साल इसी स्टेज पे हार के गया हूँ, और उस हार से मैंने अपने अंदर की कमियों को तराशा है, जो आज मैं बोल रहा हूँ, आज तो सर जीत के जाऊँगा। मैंने ऐसे ही बोला, आज तो जीत के जाऊँगा सर। तो उन्होंने खड़े होकर के क्लैप किया था। अगर वो कभी ये पॉडकास्ट को देखेंगे तो उनको 100% याद आएगा कि मैंने उनको ये जवाब दिया था। ये वही लड़का है जिससे ये जवाब दे हाँ, के गया था जो। क्योंकि यार हार, जो आपने बोला ना, हार आपको सिखाती है, और बिल्कुल हारना सिखाती बहुत है। ज़रूरी है। बहुत। लाइफ में आपको धक्के खाना, गिरना बहुत ज़रूरी है। तो मिस्टर यूपी करने के बाद जी। फिर अब मुंबई का सफर कैसे आपने तय किया? कहाँ से आपने शुरू किया कि अब सोच लिया है कि अब मुंबई जाना है और वहां जाके एक्टिंग करनी है? या भाई बॉम्बे का सफ़र ना हमारा ऐसा रहा कि हमारे कज़न एक रहते हैं यहाँ पे, और तो हमने सोचा कि हम बॉम्बे जाते हैं, और अम्मा साथ में आई थी हमारे, तो अच्छा। कुछ करेंगे, कुछ भी करेंगे, कैसे भी रहेंगे, लेकिन ये तो क्लियर था पहले ही दिन से, फ्रॉम द फर्स्ट डे, कि आई वांट टू बी एन एक्टर, मुझे एक्टर ही बनना है। क्योंकि अब देखिए, ऑनेस्टली आई एम 5'8", राइट? लखनऊ तक ठीक था, मिस्टर यूपी पता था, दिल्ली बॉम्बे में मॉडलिंग करने के लिए यू हैव टू बी 5'11" और 6, मॉडलिंग के लिए तो हाँ। राइट, पता था। और मैं सच्चाई का आईना देखने में बिलीव करता हूँ। ये नहीं कि भाई मैं ग्लैड्रेक्स करूँ, मैं ग्रेसिम करूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। एक उनका एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया होता है जिसको मैं नहीं चाह करके कर सकता भाई। राइट। ये क्लियर था कि हाँ ठीक है, बॉम्बे में सुना था कि वो प्रिंट शूट वगैरह होते हैं, तो प्रिंट मॉडलिंग वगैरह में चल जाएगा, इतना तो समझ थी उस वक्त भी। जब यहाँ पे आया तो किसी अपने अपने भाई के वहाँ, भैया के वहाँ, हमने एज अ असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर कहो, या और भी जो काम होते थे वो सारे करता था। फिर और जगह भी मैंने कुछ काम वाम तो ये किया। किसी स्टूडियो में था या फिर मैंने एक प्रोडक्शन हाउस में काम प्रोडक्शन हाउस किया। था? वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा, तजुर्बे मिले, और कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखा, और वो सिलसिला चलता रहा तकरीबन 1 साल। 1 साल के बाद वापस से एक हवा आई और जोर का तमाचा मुझे पड़ा कि ये क्या कर रहे हो भाई, तुम ये करने करने आए तो थे, नहीं आया था। नहीं आए थे ना ये करने। और वो 1 साल ना कब बीत गया पता नहीं चला। सीखा, बहुत कुछ सीखा। चैनल्स में लोग कैसे बात करते हैं वो सुनता था, बड़े लोग क्या बात करते हैं वो बैठ के देखता था, क्या बड़े लोग हैं यार, ये 70 लाख की गाड़ी से आए हैं, तो ये बैठ के क्या बात करते हैं, वो करीब से देखने को मौके मिले कि अच्छा इनका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है, ये ऐसे बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि चल रहा था कहीं ना कहीं कि यार कि करना तो करना तो एक्टिंग ही है भाई, कुछ हो करेंगे वही।
तो वो मैं उसी चीज़ों को ना अपनी जर्नी मानता हूँ, क्लास मानता हूँ कि वो मेरी क्लासेस चल रही थी उस टाइम पे। जो लखनऊ में चल रही थी वो एक अलग था, यहाँ एक अलग क्लासेस चल रही थी। ये देखता रहा बट डिसाइड किया कि अभी बैग उठाया और खड़े हो गए ऑडिशंस की लाइन पे। एंड हमारा पहला जो ऑडिशन देने गए हम, वो एक ऐड का ऑडिशन हो रहा था। अच्छा। यूजुअली क्या होता है, जो एड्स के ऑडिशन होते हैं ना, वो बहुत ओपन होते हैं। ओपन इन द सेंस कि जैसे एक कैमरा लगा हुआ है जी, और उस कैमरे के उधर बंदा अपना टेक दे रहा है, राइट। कैमरे के बैक साइड में खड़े हैं लोग और लोग देख रहे हैं। मतलब कोई भी आओ और ऑडिशन दे के जाओ। हाँ, क्योंकि भीड़ बहुत होती है एड्स के ऑडिशन में। अब उसमें से क्या होता है कि जैसे हम जाकर के खड़े हो गए, हमने कहा "अरे यार, इतने लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, पहला ऑडिशन है यार"। तो उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं, अब एक बंदा कर रहा है, एक बंदी कर रही है, एक एक्टर अपना परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल। अब कैमरे के सामने वो कर रहा है, उसके सामने ही पूरी भीड़ है। अब इसमें से एक कोई ना ऐसी हरकत करता है, यार क्या कर रहा है यार, जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, और जब वो वहां जाएंगे ना, वो उससे भी बुरा करते हुए मैंने देखा है। सामने वाले को ना असर पड़ता है इसका। और भाई हम तो खड़े होकर के देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ अलग ही दुनिया चल रही है यार। मैंने सोचा था कि यार एक रूम होगा, वहां पे ऑडिशन दूंगा। ट्रस्ट में मैं भाग आया वहां से, मैंने ऑडिशन नहीं दिया। मीरा रोड रहता था, काफ़ी दूर है बॉम्बे से। ट्रेन में पकड़ के गया, रास्ते भर अपने आप को कोसता गया, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। एंड लिटरली मैंने अपने आप को मारा है उस दिन। ट्रस्ट में मैंने मारा अपने आप को। मैंने कहा ये धोखा कर रहे हो तुम अपने साथ, इससे अच्छा तो तुम लखनऊ में रहते हैं। तुम क्या छोड़ के आए हो, तो अपनी फैमिली छोड़ के आए हो, बहुत ऐशो आराम छोड़ के आए हो। आपने बताया आपके फादर इंजीनियर थे। जी मैं वही आ रहा हूँ, राइट। बहुत ऐशो आराम छोड़ के आए हो। 22-23 साल 21 साल की उम्र का लड़का जिसके पास करिश्मा बाइक, भाई बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए उस वक्त, क्योंकि दोस्तों के पास पैशन होती थी, स्प्लेंडर प्लस होती थी, RX 100 होती थी, मेरे पास करिश्मा थी। वो छोड़ के आए हो अपना इतना प्यार करने वाली वो चीज़ जिसको तुम मतलब बचपन से खेलते आओ, क्रिकेट छोड़ के आए हो। बॉम्बे में कौन क्रिकेट खिलाएगा, ना दोस्त ना कुछ। तुम आराम का बिस्तर छोड़ के आए हो, क्यों? क्योंकि तुमको खुजली हुई है एक्टिंग की, और खुजा तो तुम रह नहीं हो। तुम ऑडिशन तक नहीं दिए, सिलेक्शन हो या ना हो। मैं लिटरली अपने आप से बात कर रहा हूँ घर पे कंफर्ट बैठकर। जोन से बाहर आ गए पर बैटल ग्राउंड में नहीं आए अभी। मतलब ये हुआ कि मैं जंग में कूद गया, हम्म। लोग आए और मैं खड़ा का खड़ा रह गया, लोग मुझे मैदानी कुचल जंग के में तो निकल हैं गए। मगर लड़ ही नहीं रहे हैं। मैं लड़ा ही नहीं। मैं तकरीबन 4 दिन 5 दिन ना बहुत कोफ्त में रहा और अपने आप को कोसता रहा। फिर हमने कहा यार नहीं यार, कोई नहीं, ये तो होता होगा, लोगों के साथ तो होता होगा। फिर लोगों से पूछ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो नहीं नहीं, इट हैपेंस, इट्स नेचुरल, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं है, बहुत रेयर नहीं होता, ये होता है। बट तुम इसको ना ब्रेक डाउन करो, तुम जाओ ऑडिशंस दो, कोशिश करो कि TVC के ना दो और कोई TV का दो। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक रूम मिलेगा, वहाँ पे होगा। तो हमने कहा नहीं नहीं, अगेन वही जिद्दी, ऐड का ही ऑडिशन दे रहा ऐड है के मुझे। audition। पहुंच गया बॉम्बे में एक जगह आराम नगर, मोस्टली एड्स के ऑडिशन रोज 50 होते हैं। पहुंच गए, धड़ल्ले से हमने 1.5 साल सिर्फ ऑडिशंस दिए। 1.5 साल जी, मतलब याद नहीं है कितने ऑडिशंस रोज नहीं, ऐसा नहीं लगता बड़ा रोज रोज उठ के ऑडिशन देने पहुंच जाता है इंसान, कहीं ना कहीं उसको अंदर से ऐसा लगता है यार क्या कर रहा हूं मैं। नहीं, बहुत छोटा सा रीजन था। किसी ने हमसे बोला कि भैया एक्टिंग सीख लो। तुमने कहा हाँ ठीक है, पैसे नहीं है, अच्छा थिएटर ज्वाइन कर लो। हमने कहा नहीं, मुझे थिएटर नहीं ज्वाइन करना है। फिर कैसे करोगे? हमने कहा आप बताओ। तो किसी ने कहा कि एक्टिंग का ना एक एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन। राइट। अब ऑब्जर्वेशन करना एक एक्टर की तरीके से सीखो, रोज ऑडिशंस दो। रोज मैं ऑडिशन देता था, कहीं जा रहा हूँ तो कॉमेडी का चल रहा है, कहीं जा रहा हूँ तो सीरियस चल रहा है, अलग अलग वेरिएशंस कर रहा हूँ रोज। तो रोज 3 4 2 5 वेरिएशंस मिल रही है हमें, वो मेरा क्लास है।
क्राइटेरिया क्या होता है ऑडिशन में? मतलब आप कैसे, क्या आप हर ऐड के लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। हम्म। आपको कैसे पता चलता है कि इस वाले ऐड में आप फिट होते हैं? बहुत अच्छा आंसर है इसका भाई। ये भीड़ जाती है यार, वहाँ ना 22 से 24 की एज के लड़का चाहिए। अच्छा कैसे चाहिए नहीं पता, पहुंच गए। अब भीड़ लगी हुई है, लोग खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं। एक कास्टिंग डायरेक्टर का दरवाज़ा खुलता है। यकीन करिए दरवाज़ा खुलता है ना, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ भीड़ उमड़ पड़ती है और सिर्फ एक ही चीज़ पूछते हैं, सर फिट और नॉट फिट, सर सर फिट और नॉट फिट। अच्छा। हाँ यही है। वो आएगा भाई वो जैसे देखेगा। फिल्मों में दिखाते हैं बिल्कुल सेम हाँ कि तू आजा तू आजा और तू आजा। बस आपने जवाब दे दिया। वो भाई आएंगे, वो वाह। देखेंगे, फिट, नॉट फिट सर, नॉट फिट, बेटा सामने आना, हाँ फिट है, आजा जा, नॉट फिट सर। ऐसे होता है। वो पहले से नहीं बताते कि मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन चाहिए, वाइट कॉम्प्लेक्स, लाइट कॉम्प्लेक्शन चाहिए, ये ये होता है। हाइट होती है, ये नहीं ये होती? जब आप थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाते हैं तो फिर डायरेक्ट आपको एक कास्टिंग डायरेक्टर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ब्रीफ देते हैं अच्छा। और कभी कभी एक रेफरेंस वीडियो भी देते हैं कि ये हम ऐसा देख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक एक जर्नी है, वो वाली एक जर्नी जो हमने आपको बताई, जो शुरुआती जर्नी होती कि फिट और नॉट फिट, फिट और नॉट फिट वाली। फिर एक लेवल थोड़ा सा आप थोड़ा बहुत काम करने लगते हैं तो फिर आपको डायरेक्ट कॉल आता है, आपको ब्रीफ दी जाती है कि आप घर पे ही बना के भेज दो। वो वीडियो बना अब के होता भेज है दो। जो। तो पहला ब्रेक कैसा मिला? मतलब आपने अपना पहला जो आपको काम मिला हम्म। वो कैसे मिला आपको? फिर ऑडिशन तो आप दे ही रहे थे। ऑडिशंस दे रहे थे। एक साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, इम्तियाज़ खान। वो बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो वो हमको किसी के थ्रू मिले और अब देखिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके पीछे भी कि कब कौन किसके कहाँ काम आ जाए नहीं नहीं पता पता। होता। ये बात है वही अपने उस पीरियड की। तो उसमें वो दौर में क्या होता है, ये सभी के साथ होता था कि जब 15-20 कास्टिंग के मेल आईडीज मिल जाती थी तभी हम साइबर कैफ़े जाते थे कि भैया अभी हो गया 15-20 इकट्ठा, सेंड टू ऑल करो, किसको कहाँ जा रहा है नहीं पता, वो देखा जाएगा कहीं प्रोफाइल से। भेज देते थे अपनी, हाँ प्रोफाइल, पोर्टफोलियो बेसिकली। पोर्टफोलियो है एक्चुअली। प्रोफाइल तो बनी ही नहीं है उस वक्त तक कि वो अपना अपना जो भी है हाइट, एज, नेम, नंबर, कहाँ से हैं, और तो ये सब सेंड टू ऑल करके चले आते थे। तो उसके थ्रू हमको ना इम्तियाज़ खान साहब मिले। तो इम्तियाज़ ने हमको एक दो नंबर दिए, तो भाई आप बात कर लीजिएगा ऐसा वैसा। मैंने सबको फ़ोन किया रूटीन कि रोज़ कॉल करना, किसी का उठ जाना। कोई तो बोल देता था रखो फ़ोन, किसने नंबर दिया, ओके सॉरी सर, काट देते थे फ़ोन। डांट भी बहुत खाएं, लिटरली गालियाँ भी खाया हूँ, बहुत गालियाँ खाया हूँ कि 9 बजे के बाद फ़ोन मत करना, 8 बजे के बाद फ़ोन मत करना, ये करो संडे है ये। अरे भाई हमको क्या पता है यार कि संडे को नहीं करना है फ़ोन, गाली तो मत बको, बहुत खाया हूँ। तो बालाजी टेलीफिल्म में एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा दोस्त है वो अब में हमारा, प्रिंस दुआ नाम है उनका, अब वो एक्टर भी हैं। तो मुझे नंबर दिया इम्तियाज़ ने कि भाई आप इनको फ़ोन करिएगा, बालाजी में है, बालाजी टेलीफिल्म से, एकता मैम का जो बहुत बड़ा यस। सभी जानते हैं। बालाजी में रोल मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है इंसान के लिए ना। बहुत, मतलब वहाँ जितने भी घुसना ही स्ट्रगलर हैं बहुत बड़ी वो बात है। स्ट्रगलर्स को ये होता है कि बस फिल्म विल्म बाद में देखेंगे, बाद में। बालाजी में रोल मिल जाए तो एग्जैक्टली कुछ हासिल कर लिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो कई बार हमने प्रिंस दुआ साहब को कॉल किया कि ये पाजी मैं मिलना चाहता हूँ सर। पहले तो सर था कि सर मिलना चाहता हूँ और मैं एक्टर हूँ, एक्टर बनने आया हूँ, जो नॉर्मल बात, हाँ मैं देखता हूँ और हम कुछ होता है तो मैं बताता हूँ, डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ऐसा अपना उनका बातचीत। बट भाई यार ये 8-9 बार ऐसा हुआ। तकिया कलाम। अरे यार मतलब ये क्या कर रहे हो यार, बात तो कर लो यार ढंग से यार, मिल लो यार, ऐसा चल रहा है। मैं गिड़गिड़ाने लगा, भाई मिल तो लो आप एक बार, हमें देख लो हम कैसे दिखते हैं, टेक वेक आप ले लेना, एक बार मिल लो भाई। मतलब लिटरली गिड़गिड़ाहट होने लगी यार, मिल ही नहीं रहो यार आप। एक दिन उकता गए हम और बालाजी टेलीफिल्म्स के सामने जाकर के खड़े हो गए। एंड लिटरली आप यकीन करिए, मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा अल्लाह आज इसने फ़ोन नहीं उठाया ना, इसका नंबर डिलीट कर दूंगा मैं। मैंने किया फ़ोन, नहीं उठा फ़ोन एज यूजुअल। अब फ़ोन काटा, हमने कहा अब क्या करें, इंसानी फितरत
होता है ना कि यार जैसे हम कोई वीडियोस देख रहे हैं, 4 रील देखने के बाद अब सो जाएंगे, हम्म, वो 4 के बाद फिर 4 और देखने का मन करता है। वो इंसानी फितरत होती लालच। कि हाँ, तुमने कहा नहीं यार चलो चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं। तो बालाजी टेलीफिल्म के सामने एक चाय वाले अंकल हैं, वहाँ हम चाय पी रहे थे खड़े होकर के, और जान के सोच रहे हैं कि शायद कॉल बैक आ जाए, कॉल बैक आ जाए। कॉल बैक क्यों आएगा भाई, स्टार थोड़ी ना हो। हम्म, अचानक से मैंने कहा चल भाई बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एक बाइक मेरे सामने आकर के रुकती है, पूरा फिल्मी सीन, हेलमेट उतरता है, हेलमेट उतरते फ़ोन यूँ निकलता है, एक बंदे को यूँ देखता है, यूँ देखता है हमें, तो हम उनको देखते हैं, आई कांटेक्ट होता है। तो वो भाई साहब कहते हैं अरहम, हमने कहा प्रिंस भाई, कि ओ यार वीरे यार देख कितना बिजी रहता हूँ, इधर इधर मैं, मुझे उन्होंने जब बुलाया मैंने, अरे भाई ये तो भाई आज करिश्मा हो आज गया, आज तो तो बालाजी देखने को मिलेगा। काम वाम अभी सेकेंड है भाई कि ऑडिशन, अभी बालाजी टेलीफिल्म के अंदर जा रहा है यार, जैसे आप खुद बोल रहे हो एक ड्रीम होता है। ड्रीम गले कम वले ट्रू। मिलाया, हमने देखा यार ये तो अपने ही एज का बंदा है, बहुत अच्छे से बहुत काइंडली मिला हमसे, और यार ऐसा है यार मैं बिजी था, चल चल आज तुझे तेरा टेक करता हूँ। हमने कहा भाई चाय वाय पियेंगे, अरे चल ना अंदर पिलाता हूँ, बालाजी की चाय पिलाता हूँ तुझे मैं। सही है। फाइनली अंदर एंटर करते हैं, देख रहा हूँ पूरा वो, जब आप बालाजी टेलीफिल्म में कभी आप जाइएगा तो एक बहुत बड़ा सा अच्छा सा मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छी वाइब है उस पूरे प्रोडक्शन हाउस की। अंदर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ सब लोगों को, कुछ एक्टर्स भी आ रहे हैं जो सीनियर एक्टर्स उनको जिनको टीवी पे देखा वो आ रहे हैं जा रहे हैं, सब चल रहा है। अंदर बैठते हैं, हाँ भाई क्या लेगा, हमने कहा भाई कुछ भी पी लूँगा जो पिलाओगे यार, अभी चॉइस नहीं है, जो पिलाओगे पी सही लेंगे बात। भाई यार। आज फोन का जवाब मिल गया। हाँ वो खुश, बहुत खुश था कि यार मैं बालाजी के अंदर आ गया। तो हमसे कहते हैं कि ये लो स्क्रिप्ट, इसको ऐसे ऐसे करके उन्होंने ब्रीफ दी, इसको तुम तैयार करो, लेकिन एक बात याद रखना, एक ही बार ऑडिशन होगा तुम्हारा, अच्छा, खराब किया तो रिजेक्ट हो जाओगे, मैं सारे शोज में चलाऊंगा इसको, कोशिश करूंगा। मैंने कहा यार ये तो नहीं बोलना था ना भाई, अब तुम डरा रहे हो यार, हमको डरा क्यों रहे हो भाई, ये नहीं बोलो कि यार कि खराब मत करना, कि रिजेक्ट हो जाओगे तो दोबारा बुलाए नहीं जाओगे। अरे चल चल मैं मजे ले रहा हूँ, तू अच्छे से कर। हम्म, बहरहाल हमने किया, तो अच्छा लगा उनको, प्रिंस को अच्छा लगा, एंड ठीक है तू अब जा, कुछ होता है तो कॉल आएगा। एक अभी नया शो आ रहा है, वो एपिसोडिक शो होता था उनका, MTV वेब करके एक, जी काफी फेमस भी हो बहुत एमटीवी बहुत बहुत वेब। अच्छे, यस, बहुत अच्छा सीजन चले, उसके कई सीजन कई आए उसके। सीजन है। तो भाई हम अपना जो टेक वेक दे करके अपना खुशी खुशी मस्त मौला एकदम मगन होकर के हम निकल लिए वहाँ से, कि आज तो भाई आज टेक भी हो गया, चाय कॉफ़ी भी चल गई, बालाजी भी देख लिया। बिलीव मी बहुत खुशी का दिन था वो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर कहानी की, करके अब कुमकुम, न जाने कौन बिगेस्ट ऑफ से, बिगेस्ट डेली सोप्स जो हैं वो बालाजी ने दिए हैं। उस मतलब समय तो यार सारे ही शो मतलब जो ऑलमोस्ट सब 23-24 बालाजी बना रहा शोज था। चल रहे थे भाई, वो तो ये मोहब्बतें भी स्टार्ट ही हो चुका था, कमाल कमाल शोज। तो रात के 2-2:30 बजे हमें कॉल आता है कि हमारा ना सिलेक्शन हो गया है। अच्छा 2 बजे। जी, हमने कहा ये तो यार नहीं यार, ये मतलब हजम आज नहीं हो रहा था भाई। सपना हो गया आज का दिन। अविश्वसनीय। पहला शो, शुरुआत बालाजी से हो रही है, हजम ही नहीं हो रहा था कि यार ये क्या हो गया। कौन से साल की बात है ये? 2013, ओके। तो 3 साल आप ऑलरेडी दे चुके थे। 17 सितंबर को, 11 सितंबर को ये टेलीकास्ट हुआ था। आई रिमेम्बर द डेट बिकॉज पहला था यार मामला। तो भाई वो अगले दिन शूट उट किया, और हमने ये जो डायरेक्टर साहब थे उनका नाम था अभिजीत दा, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। तो उनसे हम जब तीसरे दिन अलविदा ले रहे थे तो हमने उनको बोला क्या सर अगर कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारा पहला शो था। खुदा की कसम वो मुझसे कहते हैं कि अभी मैं बोलूँगा नहीं, उन्होंने जो मुझे बोला चल रे डैश 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 बेवकूफ़ मत बना, पहला शो है तेरा। हमने कहा हाँ सर मेरा, मैंने पहली बार कैमरे के सामने डायलॉग बोला है। कहेगा तू पागल हो गया है, कहेगा मेरे को लगा नहीं कहीं, वेरी गुड शाबाश बेटा। हमने कहा नहीं सर बस आशीर्वाद बना के रखिए, दुआ दीजिएगा कि मैं अच्छे से काम करूं और कभी झाड़ पे ना चढ़ूं।
वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत इम्प्रेस हुए अभिजीत सर। तो ये मेरा यार पहला काम था और ये इसके पीछे का एक एक्सपीरियंस। आपने उसके बाद बहुत सारे काम करे और बहुत सारे हम्म। सीरियल्स भी करे। आपने अपना क्राइम पेट्रोल वगैरह भी किया, बड़ा चर्चा में रहता है क्राइम हाँ पेट्रोल, हाँ हाँ। राइट? और बड़े मतलब बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है क्राइम पेट्रोल का। हम्म। तो आपने वहां पे भी काम किया है, वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्राइम ना हमने तब किया है जब हमने वो 2017 में फिल्म भी कर ली थी। अच्छा, गेम ओवर। अब आप सोचिए, हमने गेम ओवर एक ठीक ठाक एक फिल्म करी जो पीवीआर में Right. रिलीज हुई। बड़े और पर्दे में है ये। हाँ, और उससे पहले एक स्टार प्लस का भी शो किया था जिसके 1000 एपिसोड हुए, सुहानी सी एक लड़की। सुहानी सी एक लड़की। हालांकि उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत ही कंटिन्यूटी वाला नहीं था, ऑन ऑफ वाला था, लेकिन 1000 एपिसोड का हिस्सा था मैं। उसके बाद भी मैंने क्राइम पेट्रोल किया बिकॉज जैसा आपने कहा कि बहुत रियलिज्म और बहुत ही अलग तरीके से शूट करते हैं, जो कि हमने भी सुना था। तो मैंने बोला किसी कास्टिंग डायरेक्टर को, ये वो दौर था कि ठीक ठाक 4 अच्छे भाई बन गए थे कास्टिंग वाले, जो बहुत इज्जत करते थे और मानते थे कि ठीक ठाक कर लेता है लड़का, इसको अच्छी जगह रिकमेंड कर दो। तो भाई यार मैं थोड़ा सा ना, मैं क्राइम पेट्रोल से डिसअपॉइंट नहीं हूँ, मैं आपको क्लियर करूँ। मैं वो डायरेक्टर के साथ में जो थी मैडम, उनका नाम भी नहीं लूँगा यहाँ पे और नाम जानता भी नहीं हूँ उनका, क्योंकि मैंने नाम उनका पूछा भी नहीं उसके बाद से, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। आर्ट को लेकर के बहुत सच्चा हूँ। मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, किसी से भी लड़ सकता हूँ। लड़ाई इंसान को देख करके करूँगा लेकिन लड़ जाऊँगा, बदतमीजी नहीं करूँगा, लेकिन हक बात करने में नहीं पीछे हटूंगा अपनी आर्ट को लेकर के। क्या हुआ था ऐसा? चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपसे एक सवाल करता बिल्कुल। हूँ, उसका आप जवाब दीजिएगा। एग्जाम्पल कि आपको पुलिस ने उठा लिया, खुदा ना खास्ता, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। रियल लाइफ में? हाँ, मैं सीन में बता रहा हूँ आपको। अच्छा, सीन में। आपको पुलिस ने, अब आप उसको रियल लाइफ में सोचिएगा, आपको पुलिस ने उठाया और कोर्ट रूम में आप खड़े हो या उनके लॉकअप के, आप उनकी टेबल पे ही खड़े हो, थाने में खड़ा हूँ। थाने में खड़े हो, करेक्ट। और पुलिस आपको घूम घूम करके आपसे सवाल कर रही है। इसका मतलब क्या है? आप डरे हो, आपसे सवाल करे जा रहे हैं। सवाल का मतलब होता है शक, सवाल का शक की मतलब बिना है पे ही शक, सवाल होते, राइट? करेक्ट। तो पुलिस आपसे सवाल ये पहला करती है कि भाई साहब ये बताओ कि 25 दिसंबर की रात को तुम कहाँ थे, और ये 2 महीने बाद की बात है। अभी मैं आपसे पूछूं, ये बताइए परसों आपने क्या कपड़ा पहना था, आपको थॉट में जाना पड़ेगा गुरु, सभी के साथ होता है तो। है ना। पहला सवाल ये है कि 25 दिसंबर की रात को तुम कहाँ थे। तो दूसरा सवाल ये था कि जब तुम टोनी के घर से निकले तो कितना बजा था, ठीक। तीसरा सवाल ये था कि जब तुम टोनी के घर से निकले तो तुम एक आदमी से टकराए थे, क्या उसका स्केच बनवा सकते हो। अब लिख के आया था कि पूछिए 25 दिसंबर की रात को कहाँ थे, पूछिए जरा आप हमसे। 25 दिसंबर की रात को आप कहाँ थे? सर मैं घर पे था। आप पूछिए कि जब तुम टोनी के घर से निकले थे तो कितना बजा था। टोनी के घर से निकले तो कितने बजे थे? 1 बजा था सर। आप पूछिए कि वो जो आदमी टकराया था क्या उसका स्केच बनवा सकते हो। क्या आप उस आदमी का स्केच बनवा सकते हाँ हैं? सर बनवा सकते हैं। बिना सोचे सारे ये जवाब। लिख के आया, जब ये लिख के आया ना तो मेरा ना शॉर्ट सर्किट हुआ। इसे स्क्रीन प्ले बोलते हैं? ये स्क्रिप्ट में था, डायलॉग था ऐसा। ओके। तो मैंने यार सोचा यार भाई ये जस्टिस नहीं हो रहा है कैरेक्टर के साथ में। अब कुछ लोग समझते हैं, डिपेंड ऑन पर्सन अगेन, कुछ लोग ऑफेंड होते हैं। वो हमारी जो डायरेक्टर मैम थी वो ऑफेंड हो गई। प्लीज एक बार वापस से पूछिए इस सवाल को कि 25 दिसंबर की रात को तुम कहाँ थे। 25 दिसंबर की रात को आप कहाँ थे? सर मैंने क्या किया मैं वो आपको बताता हूँ। सर 25 दिसंबर सर एज यूजुअल मैं घर पे था सर अपने, मैं घर पे ही होऊंगा। हाँ घर पे था होऊंगा। हाँ घर पे ही था, ऐसे बोला मैंने। फिर आप पूछिए कि तुम जब टोनी के घर से निकले कितने बजे थे। तो जब आप टोनी के घर से निकले तो कितने बजे थे?
सर 12 साढ़े 12 साढ़े एक सर 12-1 ऐसी कुछ बजा होगा सर। हाँ सर 12-1 बजा होगा, ये दिया मैंने। फिर उन्होंने पूछा जो आदमी से तुम टकराए थे क्या उसका स्केच बनवा सकते हो? तो मैंने उसका जवाब दिया सर स्केच? सर सर मैं ट्राई करूँगा, आई कैन ट्राई सर, मैं ट्राई करता हूँ सर। क्या आप बताओ साउंड वाइज और लुक वाइज क्या आपको ऑब्वियसली किसमें ये पावर रियल लग है। रही है? रियलिस्टिक, दिस इज रियलिस्टिक। हाँ, मैम थोड़ा सा ऑफेंड हो गई, वो आ गई, वो मुझ पे थोड़ा सा बरसने लगी कि आप जबरदस्ती फुटेज खा रहे हो, आप ऐसा है वैसा है। तो जो क्रिएटिव थे वहाँ पे वो हमें जानते थे और जानते थे कि यार ये क्यों कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहता है, वेरिएशन के लिए करना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है। वो काम तो कर रहा है वैसे भी ठीक ठाक काम, उसका घर चल रहा है। तो उसने बोला मैम को कि मैम थोड़ा सा हल्का रखो, कुछ बोल नहीं रहा, वो उसकी अच्छाई है कि वो बोल नहीं रहा है। आप मतलब ठीक है आप एक डायरेक्टर हो तो वो भी एक एक्टर है, आप इतना मत चढ़ो। और कहीं ना कहीं वो सही कर रहा है, वो उनको दिख रहा है वो क्रिएटिव को। तो हम थोड़ा जब वो ठंडी हुई तो हमसे कहने लगी कैसे करना है? हमने कहा मैम वैसे ही करना है जैसे आप चाहती हैं, जो लिख के आया वैसे करूँ मैम, आप कहेंगी तो मैं कर दूंगा। मैंने कुछ नहीं बोला, एक एक वर्ड उनको मैंने नहीं बोला, बिकॉज वो डायरेक्टर थी और मैं एक्टर था। लेकिन मैं अपनी बात जरूर रखा। मैंने बोला ना मैं अपनी बात रखता हूँ, गलत हूँ आप बोलो, मैं नहीं करूँगा, ओके फाइन, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। मैंने उनको बोला कि नहीं एक काम करिए आप कर लीजिए, वो भी अच्छा ही लग रहा है, कर लेंगे ठीक है मैम, ऑन योर कॉल मी, ओके आई एम रेडी। तो इस तरीके से क्राइम पेट्रोल का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा यार। टीवी में हमारा पहले भी एक्सपीरियंस है। टीवी में कहते हैं काफ़ी एक्सप्लॉइट करते हैं नए आर्टिस्ट को। जो नए आर्टिस्ट होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती और इसलिए कास्टिंग वाले डायरेक्टर्स उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ऐसा होता है कि जिसकी जितनी फेयर ड्यू होता है इन टर्म्स ऑफ पैसे एक शो के पर डे के हिसाब से, उसमें लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। आर्टिस्ट को पता नहीं होता कि वो उसकी वर्थ कितनी है। भाई ये बहुत ही अजीब सी कहानी है। एक्सप्लॉइट कहना तो हमें नहीं लगता सही होगा क्योंकि बात पर डे की अगर करें तो लोग टीवी में पर डे के हिसाब से ही होता है, कोई नहीं, और भी तरीका पर होता डे है? के हिसाब से भी होता है और अभी कुछ कुछ जगह पैकेज पे भी होने लगा है। मंथली पैकेज पे। अच्छा। तो मतलब कितने एपिसोड करोगे? पर वो तो फिर एपिसोड वाइज ही होता होगा या Episode फिर wise। नहीं वो होता है ना कि हम महीने के 20 दिन शूट करेंगे, 25 दिन शूट करेंगे आपके साथ में। तो और 25 एक शूट का होता इतना है पैसा कि देंगे? एक टर्म ये भी होता है कि एमजी के थ्रू हम काम करते हैं, मिनिमम मिनिमम गारंटी। गारंटी। ओके। कि फॉर एग्जांपल मेरा अगर कोई एग्रीमेंट बनता है कि महीने के 20 से 25 दिन काम है और काम कर रहा हूँ मैं 15 दिन, तो भाई मैं एक शो अगर कर रहा हूँ तो एक ही शो कर पाऊंगा एक वक्त में। राइट। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं 15 दिन एक शो कर रहा हूँ, 15 दिन एक कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि 2 दिन शूट किया फिर 1 दिन छुट्टी, फिर 3 दिन शूट किया 2 दिन छुट्टी, तो पूरा 30 दिन में मेरे 15 दिन अगर निकल रहे हैं मंथ के लास्ट में, तो वो मेरे लिए गड़बड़ बात है। क्योंकि मैंने बात करी है 20 से 25 दिन की और हम काम कितना कर रहे हैं 15 दिन। तो कुछ लोग कहते हैं भाई मैं पिछले शो में ऐसा झेल चुका हूँ, मुझे एमजी दे दो, मिनिमम गारंटी दे दो, ये और भी होता है। इस दौरान जब अगर ऐसे केस में, वैसे तो मैं उस क्वेश्चन पे दोबारा आऊँगा, बट इस दौरान जब आप 30 दिन में 15 दिन काम करते हो, तो वो बाकी के 15 दिन आप कुछ और काम, कोई और काम कर सकते हो किसी और शो के लिए या टीवी ऐड के लिए? मुश्किल हो जाता है। फिर आपको अपने ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को बहुत पोटना पड़ता है कि भाई जाने दे यार, एक ऐड है कर लेने दे भाई, कुछ संभाल ले। फिर वो कहता है नहीं भाई अभी तो शादी का आने वाला है, सीक्वेंस है, ये है वो है। बट हो भी जाती है, अगर 1-2 दिन 4 दिन का एडजस्टमेंट है तो हो जाता है कि 1-2 दिन ऊपर नीचे। बट अगर आप कहो कि एक साथ में आप 2 शो, तो 2 शो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पैसे ठीक ठाक मिलते हैं वैसे? मजा है। भाई हमने 2,500 रुपये पर डे से स्टार्ट किया 2013 में काम। तो जो आपका शो था वेब्ड, वेब 2,500 नहीं 3,000 रुपये शायद मिले थे 3,000 रुपये पर डे? पर डे। हाँ, बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे आप कचहरी जाइए,
कचहरी में जो हमारे एडवोकेट साहब बेचारे एक एफिडेविट बनाते हैं, उनके नाम के नीचे भी एडवोकेट ही लिखा होता है। बिल्कुल। जो एक बार अपनी हाजिरी देने का 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, उनके नीचे भी एडवोकेट ही लिखा होता है। पढ़ाई का पैटर्न सेम है, किताबें भी ऑलमोस्ट सेम है, काबिलियत और किस्मत उनको बस बड़ा उसका बना फ़र्क देते है। हैं। अमिताभ बच्चन साहब के नीचे भी एक्टर ही लिखा होता है, और एक सावधान इंडिया करने वाले लड़के के या लड़की के नीचे भी एक्टर लिखा होता है। किस्मत और आपकी एक्स्ट्रा जो एफर्ट्स हैं, मेहनत है, सीखना, वो आपको वहाँ लेके जाती है कि आप किस पर डे के आर्टिस्ट बन गए। और कई जगह ऐसा भी हुआ है कि 1 लाख रुपए का पर डे का आर्टिस्ट बनने के बाद भी लोगों ने 10,000 रुपए पर डे पे वापस काम किया है, बिकॉज लोग भूल गए। कई ऐसे एक्टर्स हैं, आप खुद ही समझ रहे हैं, कई ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत पहले हीरो बन के आए, बाद में वो छोटे छोटे से रोल्स उन्होंने करे। क्यों? क्योंकि भूल गए ये लोग, पब्लिक भूल गई है, तो उनको वापस से आना है। ठीक है भाई, अभी पर डे कम होगा चलेगा, एक बार मैं वापस तो आ जाऊं। तो डिपेंड ऑन उनका क्या पब्लिक का सपोर्ट है, पब्लिक की कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग कितना लाइक करते हैं, कैसे परफॉर्मर हैं। एक ये भी चीज़ है कि परफॉर्म कैसा करते हैं। आप तो पैसे दे दोगे मुझे 1 लाख रुपए पर डे, मैं आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहा हूँ, डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप क्यों दोगे? और मैं बिल्कुल। हकदार ही नहीं हूँ 1 लाख रुपए पर डे लेने का। वही बात है ना कि हम ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये तो ये चीज़ तो है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर पेमेंट उसी हिसाब से मिलेगी जिस हिसाब से ऑब्वियसली आपका जैसा आप काम डिलीवर कर रहे हो, डिलीवर क्योंकि कर भाई रहे हैं। आप अगर अपने प्रोड्यूसर को पैसा कमा के नहीं दे रहे हो, तो फिर आपको हक नहीं बनता है मोटा पैसा चार्ज करने का। बिल्कुल। फिर बनो उस लायक, मेहनत करने की और ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, धोनी फिल्म का एक डायलॉग है ना, सुशांत सिंह साहब कह के गए कि जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो दोस्त बड़े परेशान होते हैं, सोचते हैं कि यार इसको पता नहीं है क्या इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो कहता है कि हम जानते हैं कि आज हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और हम ये भी जानते हैं कि अब इतनी मेहनत से कुछ नहीं होगा, हमको और मेहनत करनी होगी, और आज का बिल्कुल। दिन हम भूलना नहीं चाहते। अभी सिंघाड़ा बालूशाही की मिठाई की पार्टी इसीलिए है कि आज का दिन हम भैया भूलना नहीं चाहते हैं, चुपचाप खाइए। तो वो एक राइट। वो चीज़ है कि पता होना चाहिए कि भाई अभी नहीं बने हम, और एक्सेप्ट करो सच्चाई का आईना देखो भाई। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का आर्टिस्ट बनना है तो करनी पड़ेगी मेहनत और पेशेंस, सब्र बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा सीरियल आपने करा हो जिसमें आपने लीड रोल करा हो? भाई 2 करे थे, दोनों स्क्रैप हो गए। अभी जल्दी ही करे थे, 2 स्क्रैप हुए। वेब सीरीज़ अभी एक करी, अपकमिंग वेब सीरीज़ है जिसमें लीड हूँ, और उसमें हमारे विक्रम भाई भी हैं जो पिछले आपके एपिसोड में थे, जी, प्रयागराज। जी। उसकी भी कई कहानियाँ हैं, और एक डीडी के लिए शो किया था मैंने लीड, माटी करके। और क्या नाम बताया आपने शो का? माटी माटी। उसमें हमारे फादर का जो किरदार निभाया था, मेरी खुशकिस्मती थी कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। अवतार गिल जी बहुत, मतलब दिलीप साहब के साथ में काम किया है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ में काम किया, पुराने एक्टर, अब मंझे हुए कलाकार, बहुत कुछ सीखा भाई उनसे हमने सेट पे। तो उसमें बड़ा अलग टाइप का कैरेक्टर था, अवधि बोल रहा हूँ। वाह! हाँ, मतलब कुछ ऐसे डायलॉग थे कि लाइक, वहाँ जौन गाँव का अपना भविष्य आता है, हमारा गाँव है, जेवास को गाँव वालों को बचाने खातिर बचा के रखो बाबूजी, हम तुम्हारे लल्ला है, कछो ना हो हमरा, ऐसे थोड़ा सा अवधि था वो, थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि डीडी के शोज़ में बहुत हौश पौश रहती है, बहुत 22-23 मिनट का रोज़ फुटेज बना के देना है कैसे भी करके। अब उसमें अब आप सोचो, लैंग्वेज पे पकड़ो कि उसकी फील को पकड़ो, कैरेक्टर को पकड़ो, तमाम चीज़ें। ये चीज़ ना सीरियल में बाहर के लोगों में एक बहुत बड़ा, ये एक मिसकंसेप्शन तो नहीं बोलूँगा, पर एक डर है, या जो लोग, कुछ लोग ऑडिशन देने जा रहे होते हैं, बात करते हैं कि भाई यहाँ तो 30 दिन 24 घंटे काम कराते हैं, खाना भी खाने का टाइम नहीं मिलता। ये सच होता है टीवी में? ये आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं? एक्टर्स के? एक्टर के। एक जब आपको एक इंडियन सोप्स में क्या होता है कि आपको हर रोज 30 के 30 दिन, या मैं कह रहा हूँ 25 दिन 20 दिन जाना है, 12 शो, घंटे 25 काम दिन करना है। लाइव शो चल रहा है, और 25 दिन आपको शूट करना है, 25 दिन परफॉर्म करना है रोज।
रनिंग फुटेज रोज की आप बता रहे हो, 23-23 मिनट की रनिंग फुटेज निकालनी है, हम्म, ठीक है, और उसको डिलीवर करना है। उस दौरान क्या ऐसा कभी महसूस होता है कि यार सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, ये भी टाइम नहीं मिल रहा, वो भी टाइम नहीं मिल रहा, मतलब इस तरीके का? इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं अपने बारे में आपको बताऊं, और ऐसा लगता है कि ये हर एक्टर सोचता होगा, ऐसा मुझे तो महसूस होता है। तो जो मुझे महसूस होता है वो मैं आपके सामने विचार रखता हूँ। बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ व्हेन आई एम ऑन सेट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि 24 घंटे होगा या 48 घंटे, बिलीव मी। रेयर टू रेयर ऐसा होता होगा मैं अपने ईपी से पूछता हूँ भाई हो गया, होने के बाद भी मैं बैठा रहता हूँ सेट पे, बैठता हूँ मैं, मुझे मज़ा आता है। दूसरा पहलू, हमारे ख़ानदान में डॉक्टर्स, इंजीनियर, पायलट्स, कैप्टन्स बहुत होते हैं, आपके वहाँ भी होंगे, होते हैं सब। आप क्या अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो? एक एक्टर, फोटो किसके साथ खिंचाई जाती है? स्टार के साथ। तो मेहनत भी है। डॉक्टर क्या कम मेहनत करता है? इंजीनियर बनने के लिए कम मेहनत है, पायलट बनने के लिए कम मेहनत है। जान हथेली पे रख के वो बेचारा सीख रहा, ऊपर खुदा ना करे 19-20 हो गया वो तो गया। बिल्कुल। कैप्टन जो शिप चला रहा है 6-6 महीने घर नहीं आ रहा है, कितनी मेहनत, क्या वो नहीं कर रहा है? तो गुरु, आप अचीव ये करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में कि आप कहीं जाओ, घर की कोई शादी में, अरे वो आए हैं शर्मा जी का बेटा, अरे फलानी फिल्म में आया था, अरे वो सीरियल में आ रहा है, आप ये सुनना चाहते हो और अपने लोगों को ये सुनवाना चाहते हो, तो उसके लिए 24 घंटे 26 घंटे मैटर नहीं करने चाहिए। अगर करते हैं तो गलत कर रहे हो भाई। मुझे लगता है कि ये गलत है फिर, कि आप इतनी बड़ी चीज को अपनी जिंदगी में लेना पर वो चाहते सिर्फ हो। 24 घंटे की मेहनत की बात नहीं है। मेरा वैसे तो पहलू ये था कि वहाँ कहीं न कहीं क्रिएटिविटी खत्म नहीं हो जाती? जब आपको रोज़ एक फैक्ट्री की तरह कंटेंट निकालना है, हम्म, तो वहाँ पे कंटेंट की जो क्वालिटी है, हम्म। वो कहीं न कहीं कम नहीं हो जाती? जो कि एक बाहर के शोज़ की तरह, जहाँ एक सीज़न निकलता है 1 साल के अंदर 20 शो, 22 शो, 24 शो। ये हमसे सवाल तो नहीं कहेंगे, इस पे हमारी चर्चाएं बहुत हुई हैं, सेट पे भी हुई हैं, सबके अपने अपने वर्जन है। मेरा वर्जन ये कहता है कि एक्टर को एक रबर बैंड की तरह होना चाहिए। ट्रेनिंग तो ऐसी ही करनी चाहिए कि भाई डायरेक्टर ने बोला घूम जाओ, घूम जाओ, कट हुआ, घूम जाओ, अपने में आ जाओ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई इसके पीछे। और मैं ना, मैंने अभी तक कोई ऐसा कोई बहुत कोई कैरेक्टर किया है कि जिसमें मेरे को डूब चुका हूँ ऐसा वैसा, और मैं स्विच हो जाता हूँ। लकीली ना मैंने कभी सीखा, ना ना कहीं से कुछ देख करके सीखा, वो है कि वो हो जाता है। मैं करने की कोशिश करता हूँ, फ़ौरन वो वैसे ही हो जाता है, कट होता है, मैं अपने में आ जाता हूँ, मैं हाँ ठीक है, हाँ भाई तुम क्या बोल रहे थे ये बताओ, मैं ऐसा हूँ। ये नहीं कि मैं खोए भाई भी मुझे यार प्लीज़ यार डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत इंटेंस सीन के मूड में हूँ, नहीं नहीं यार प्लीज़ प्लीज़, कभी नहीं हुआ। और अभी तक जितना काम किया है, मैं गाली खा के सेट से आज तक नहीं आया हूँ। मैंने जितने भी डायरेक्टर्स के साथ में काम किया उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, टच वुड। एक तो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ उस चीज़ को भाई, कि ये जो ये सोच है कि क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है क्या? वो क्रिएटिविटी क्या जो ख़त्म हो जाए? एग्री। बिल्कुल सही कह रहे क्रिएटिविटी हो। की कोई लेंथ नहीं होनी चाहिए, उसकी कोई सीमा नहीं है। अरे यहाँ थोड़ी ना ख़त्म होने आए यार, जर्नी लंबी है। ठीक है, यहाँ हमारे हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर को ये चाहिए, यही दो ना। और मैं अगर किसी बीइंग निशान त्रिपाठी, जो मेरा इमली का कैरेक्टर है, उसमें मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं अन्नू त्रिपाठी कैरेक्टर करके आया हूँ वेब सीरीज़ का, जिसमें वो आँख उठा करके ही बात करता है, बात के आगे बात के पीछे गोली चलाने की बात करता, हाट भाट धाट करता, वो पगला गए हो का, मारे कंटाप मारे लपड़, ऐसा उसका एक एक रोल है। रोल है। अब अगेन फटाक से वो आता है निशान त्रिपाठी बनने, उसमें वो कह रहा है कि चाचू मैंने मैंने इमली को फ़ोन किया, मैं वो जी चाचू जी मैं पानी लाता हूँ, वो ये कर रहा है। तो आप समझो, फटाफट फटाफट चल रहा है ना, कोई सालों का बिल्कुल। ब्रेक नहीं है, 6 महीने का ब्रेक नहीं कि मैं उससे निकल के आऊँगा तब मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, कुछ नहीं भाई। ये क्या है, ये सिंपल सी बात है
कि भाई हमको ये कैरेक्टर मिला है, हमको ये करना है। अब मैं निशांत त्रिपाठी का डायलॉग आता है, मुझसे किसी ने बोला इमली के सेट पे कि अबे यार ये निशान ना हो गया यार, कैसे कैसी हरकतें कर रहा है, कितना सीधा बच्चा है यार ये, या भाई तुम ऐसे बोलोगे? तो हमने उनको जवाब दिया, हमने कहा सर आरएम अब्बासी बन करके स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, निशांत त्रिपाठी बन के स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। निशांत करेगा ये, आरएम नहीं करेगा, अन्नू त्रिपाठी नहीं करेगा, XYZ नहीं करेगा, निशांत त्रिपाठी यही करेगा। यहाँ की क्रिएटिविटी हटाओ, यहाँ ये चाहिए यही दो और आगे बढ़ो। क्योंकि अभी इंटरव्यू सुन रहा था, हम जिनको उस्ताद मानते हैं इरफान साहब को, कि वो कहते हैं कि जो थिएटर है, फिल्म्स है, टीवी है, एड्स है, सबका ना पैटर्न अलग है बिल्कुल परफॉर्म करने का। इन थिएटर हमें ना एहसास कराना पड़ता है, दूर तक आवाज़ लेके जानी पड़ती है। अब तो खैर आ गए हैं, माइक्स आ गए हैं, हो गया, पहले लाउड जाना बिल्कुल। पड़ता था, और ऐसा भी ना लगे कि आप चीख रहे हो, आपको दूर तक आवाज़ पहुंचानी है, लास्ट रो तक, और ये भी नहीं लगना चाहिए कि आप चीख रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि आपको जताना पड़ता था कि भाई आज मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने आऊंगा, ये आपको रिएक्शन बिल्कुल। देना पड़ता है। फिल्म्स में क्या होता है, जो कैमरे साहब है ना, ये बहुत प्यारे होते हैं। आप बस अंदर से फील करो कि मुझे तुम्हें मारना है, और डायलॉग क्या रहा है, चलो भाई चाय पी के आते हैं, लेकिन अगर आपने पूरी पूरी ईमानदारी से उस कैरेक्टर को जज्ब किया है और अंदर ले लिया है, तो बिना बोले भी आप उसको डिलीवर कर सकते हो, क्योंकि कैमरा पकड़ लेगा। तो ये है क्रिएटिविटी की बात, ये इसमें नहीं फंसने का। मुझे नहीं, मैं मेरे कई बड़े भाई जैसे लोग हैं जो सीनियर हैं, मैं उनसे मैं जिद करता हूँ कि आप मुझसे इस पे बात करिए और मुझे गलत साबित कर दीजिए, मैं बैठा हूँ। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ, आप गलत हो। मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे गलत साबित करो कि भाई ऐसा नहीं है, मैंने फील नहीं किया कि क्यों। अच्छा एक बात बताइए, टीवी से निकल के शाहरुख खान साहब नहीं आए? कितना टीवी किया? इरफान साहब नहीं आए? बिल्कुल है। अरे कितने कितने नाम हम आपको गिना सकते हैं। क्या टीवी करने वाला ये बिल्कुल नहीं है कि वो उसमें फंस करके उसकी क्रिएटिविटी मर जाती, नहीं भाई। मैं टीवी करता हूँ तो उसके जो पैटर्न है उसके हिसाब से परफॉर्म करता हूँ, बिकॉज हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर, हमारे राइटर ने लिखा है वैसा है, हमको उस क्राइटेरिया में रह करके परफॉर्म करना है। अब मैं यहाँ से निकल के अगर मुझे वेब सीरीज मिलती है या मैं कोई फिल्म करूँगा या फिल्म करी है, जो भी है, छोटा मोटा जो भी काम किया, बड़ा काम आगे मिलेगा इंशाल्लाह तो करूँगा, तो मैं उनके हिसाब से उसको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। इसका सही मतलब बात ये है। नहीं कि मैं, ये जो लोग बोलते भी हैं, मुझे अभी किसी ने कॉल करके बोला, मैं थोड़ा पिनक गया, सॉरी। मुझे भाई किसी ने बोला कि एक मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपको उसमें लेना। तो हमने कहा हाँ सर बिल्कुल बताइए, हम मीटिंग कर लेंगे। और जो मुझे मैनेज करते हैं, मैंने उनको बोला कि नहीं मैं मैनेजर से बात नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली आपसे मिलना। ओके सर, हम समझ गए, थोड़े से अलग टाइप के हैं ये। हाँ। हमने कहा जी सर मैं आपसे मिलता हूँ। भाई उन्होंने हमको अपनी पूरी प्रोफाइल बताई, तो हमने कहा ठीक है यार, काम आप मुझे, आप प्रोड्यूसर, आप मुझे क्यों बता रहे हो। लास्ट में उन्होंने एक बात बोली, आप टीवी में एक्टिंग करते हैं ना? तो हमने कहा नहीं सर, मैं एक्टिंग करता हूँ। टीवी क्या है, फिल्म क्या है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं परफॉर्म करता हूँ। कि भाई कि वहाँ आया हूँ तो भाई का जो पैटर्न है, भाई का पैटर्न है ये, कि भाई ने मुझे बुलाया, आपने बुलाया, आप दोनों भाइयों का पैटर्न है कि भाई इस तरीके से यार हम इस तरह से हमारा सेटअप है, हमें ऐसा करना है। आप कहीं और जाते हैं, आपने कुछ और तरीके का सेटअप, आपने गांव जैसा सेटअप बनाया है या कुछ एक और अलग, तो वहाँ उस तरीके से करेंगे चीजें। पहली बात है, एक्टर को कहीं भी ले जाओ, उसने तो उसका काम तो एक्टिंग करना है ना, एक्टिंग करना है, कुछ अलग थोड़ी कर लेगा तो वो। भाई मुझे नहीं लगता है, आपके सवाल का जवाब, कि सेट पे 24 घंटा रहने से बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी मरती है, ऐसा हमें नहीं महसूस होता है। बिकॉज मैं वही अगेन बिलीव करता हूँ आगे बढ़ने पे, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, ना ही अपनी क्रिएटिविटी को मरने दूंगा। आराम भाई, आपने अभी इमली जो जी। आपका शो था उसके बारे में बात करी, आपका एक शो था बावरे, हाँ, अरे हाँ वो भी यार, काफी अच्छा शो था, और उसका मेरे ख्याल से शूट भी आपका लखनऊ लखनऊ में साइड ही हुआ हुआ था। जी आप लखनऊ के ही रहने वाले हो जी और लखनऊ में ही शूट हुआ।
जी। उसके क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? उसमें तो काफ़ी कहानियाँ होंगी। अनेक कहानियाँ हैं। उसमें क्या हुआ, अ, मेरा पहला कंटिन्यूटी शो था वो। उससे ओके। पहले ये सब कितने एपिसोड सावधान बनाए उसमें? वगैरह, वो यार 4-5 महीने ही चला शो, वो चल नहीं पाया बहुत ओके। ज़्यादा। बट वो जितना भी था उसमें बहुत मज़ा किया। हुँ। हुआ ये कि हमें कॉल आता है लखनऊ से, एक हमारे भैया हैं, तो पुराने एक्टर हैं, वो भी काफ़ी काम करके बॉम्बे से लखनऊ चले गए हैं। तो उन्होंने आराम कहाँ हो, तो हमने कहा भैया बॉम्बे में, बताइए। तो कहते हैं यार यार एक नया शो आ रहा है लाइफ ओके पे, उसमें ना एक बहुत दमदार कैरेक्टर है पांडे का, उसकी कास्टिंग हो रही है और तुम्हारी एज का लड़का चाहिए, और तुम यार बैठ रहे थे उसमें। मैंने कहा भैया अभी कहाँ, हम पुष्पक का ज़माना था भाई हमारी ज़िंदगी में, उस टाइम पे 24 घंटे का सफ़र करके जाते थे हम, फ्लाइट लाइट तो नहीं ले पाते थे। तो उन्होंने कहा भैया हम नहीं आ पाएंगे, हम यहीं हैं। ठीक है चलिए, और बताइए सब खैरियत के, यहाँ सब ठीक ठाक, चलो। बात आई गई हो गई। 10 से 15 दिन के बाद हमें एक कॉल आया, कि एक शो है यूपी बेस्ड, आप आ जाओ और हम चाहते हैं कि आपका ऑडिशन करना। हाँ, तुरंत बैग उठाया, पहुंच गए भाई। तो जब स्क्रिप्ट देखी तो उस वक्त ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि ये स्क्रिप्ट लखनऊ या इलाहाबाद या फिर कानपुर, क्योंकि वो जितने भी डायलॉग थे वो वैसे ही थे कि हम आते फ्लो पता हैं, चल हम जाता है। आते हैं, अम्मा बैठो के 60 तनख्वाह के 60 दिल है कि मानता नहीं, लड़की के बाप को जानता नहीं, फलाना ढिमाका 1 2 3 4 5, वो जो स्लैंग्स हैं उधर स्लैंग्स के, हैं। वो हुँ। तो समझ में आ गया, बिकॉज यार पैदा ही हुए हैं लखनऊ में, तो समझ में आ गया कि वो पैदा ही हुए हैं ना, वो वाला है ना, माथा का माथा मत्था लिखा हुआ है कि हम माथे पे गोली नहीं मारे, मत्थे पे गोली मारे मारे, ये वो था उसमें। तो हमने जब पूछा तो हमने कहा कि ये कहाँ की है, क्योंकि थोड़ा सा ना फर्क है, इलाहाबादी लखनऊ में एकदम जरा सा फर्क है, जो वहां पे रहने वाला समझेगा, एक है थोड़ा सा। लखनऊ की है, मैंने कहा वेलकम, बढ़िया भाई। हमने टिका करके उसको किया। करने के बाद जो कास्टिंग डायरेक्टर थी रीमा, उन्होंने हमसे बोला कि उनको अच्छा लगा। फिर कुलदीप भाई थे वो जो उनके साथ में कास्टिंग कर रहे थे, पसंद आया उनको। उन्होंने पूछा कि, उन्होंने हमको बताया, फिर कुलदीप भाई ने बताया कि यार हम आपको पता है, आप कहाँ से हो? हमने कहा भाई हम लखनऊ से हैं। अरे अरे लखनऊ से हो? अरे तुम्हें पता है इस रोल के लिए हम कितने दिन लखनऊ में टिके रहे। रिकॉल हुआ मुझे, किस्मत। लखनऊ में जो हमें कॉल आया था सेम कैरेक्टर के लिए, वो लखनऊ में गए थे। लखनऊ का लड़का उनको कहाँ मिलता है? मुंबई में। वो हमारे लिए ही था किस्मत। क्या हम मेहनत नहीं कर रहे थे? हम भी तो यही मेहनत कर रहे थे। बिल्कुल। लखनऊ वाले लड़के लखनऊ में मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो मेरी किस्मत में था काम। मैं किस्मत को बार बार बोलता हूँ, किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है। हमसे ज़्यादा गुड लुकिंग लड़के, हमसे ज़्यादा गुड एक्टर्स, बेचारे जिनके पास काम नहीं है। मेरे जैसा नॉर्मल दिखने वाला एवरेज टैलेंट वाला लड़के ने अगर इतना सा काम किया, मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को, बहुत। कि भैया ना मैं कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट जा पाया, ना थिएटर कर पाया, ना किसी को गुरु बना पाया। मैंने बस क्या सीखा, ये भैया ये अच्छा ऐसे होता है, वैसे होता है, ये ऐसा रिएक्ट करते हैं, वो ऐसा करते हैं। अरे कुछ सीखा ही नहीं हमने किसी से। सीखने की चाह भी थी कि मैं सीखूं, लेकिन नहीं कर पाया। तो मैं काम इतना करके आया, जो भी छोटा मोटा, तो किस्मत की बात है। फिर वो भाई जब करने गए, आपके उस पे आते हैं, मैं लखनऊ पहुंचा। तो शूटिंग जहाँ पे हो रही थी, वो हमारे घर से 200-250 मीटर की दूरी पे वो ओके। जगह, मतलब बिल्कुल आपके घर के पास। भाई बिल्कुल वाओ! पास में। तो एक्साइटमेंट तो बहुत हुई होगी। भाई हम बता रहे हैं एक्साइटमेंट, अभी हम आपको बताते हैं, सीन सुनेंगे आपको। तो वो जो पार्क हैं, अब वो जॉगर्स पार्क हो गए हैं। पहले ना वो क्रिकेट के ग्राउंड से मिट्टी वाले, वो घास वास उगा दी गई है। एक जगह है बारादरी, वहाँ पे मोस्टली शादी वगैरह फंक्शंस होते हैं। तो भाई हम होटल में रुके थे। नहीं, हम होटल में नहीं, हम घर पे थे, घर पे। प्रयागराज के टाइम पे हम होटल में थे जब लखनऊ में शूट करी। तो ये वो दौर था
कि जब छोटा मोटा सा अपना सावधान, बिंदास, हल्ला बोल, प्यार तूने क्या किया में छोटे छोटे से भी रोल आ जाते थे ना, तो यकीन करिए हमारे घर में मोहल्ले में टीवी बाहर लगाया जाता था क्या बात है। कि ये आज आएगा। और कई बार ऐसा Like- हुआ कि आए और चले गए लोग, अरे वो चला गया, ले वो चला गया, ये भी हुआ है। लोगों ने हमें बताया है। मोहल्ले में मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, दुआएं करते हैं हमारे लिए। तो पूरा मोहल्ला हमारा इकट्ठा हो गया। पार्क में। अब हम जब पहुंचे हमने कहा ये क्या बवाल है भाई, ये लोग क्यों आ गए। होता है ऊपर से जो हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर अमित मलिक जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर जिनके साथ में मैंने काम किया, और वो पंजाबी बैकग्राउंड के हैं, तो पंजाबियों का एक अपना स्टाइल होता है, वो एक अलग स्टाइल कैरी करते हैं। उनकी उनकी मोहब्बत में भी एक दो बीच में आ जाती हैं, वो मोहब्बत वाली होती हैं, हालांकि वो मीन वाली नहीं होती, वो आ जाती हैं। अब वो हम देख रहा हूँ और वो थोड़ा सा अपने मूड में थे, या वो ऐसा वैसा चल रहा था सर का, तो हम थोड़ा सा घबरा रहे थे कि यार ऐसा ना हो जाए कुछ गलती कर जाए और सर खफा हो जाए। और सर को तो पता नहीं है कि माँ भी खड़ी है, बहन भी खड़ी, भाई भी खड़े हैं यार, और यार पूरा गाली मोहल्ला खड़ा है यार, गड़बड़ हो जाएगा यार, हम कुछ भैया ज़रा ध्यान से, हाँ मतलब एक एक नुक्ते पे ध्यान देना, कुछ गड़बड़ मत करना। टेक्निकल कुछ पता नहीं भाई, आज तो थोड़ा बहुत पता है। तो उनके असिस्टेंट साहब आते हैं, अब यहाँ से सीन शुरू होता है। तो हमारा कैरेक्टर नेम था पांडे। कहते पांडे तुम्हें ना ऐसा यहाँ से स्टार्ट करना है अपने बैक से, एंड यू टर्न बैक करना है, तो जो ट्रॉली है ना उसको तुमको ना बस वो पुल बैक होगी, उसके बाद वो भाई कुछ हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके वो बोले जा रहा हूँ मैं, जी हाँ ओके हाँ, मतलब उनका ये कहने का मतलब था ये कैमरे को आपको फॉलो करना है, बाकी आप अपना डायलॉग बोलते रहना। वो बीच बीच में वो ओके समझ गए ना, समझ गए, हाँ समझ गए। और बिलीव भी मैं कुछ नहीं समझा कि क्या बोल गया वो बंदा, क्योंकि दहशत में खड़ा हूं मैं कि भाई अपनों को सामने गाली नहीं पड़नी चाहिए, ये मोहल्ले वाले बहुत बहुत तंग करेंगे, उसमें दोस्त भी हैं बचपन वाले। अब आप भी समझ रहे हो, दोस्त अगर दोस्त को सामने पड़ गया ये एक्टर है भाई, गाली खा के आया डायरेक्टर साहब है, वो बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, जो अभी हुआ नहीं है, बट वो एक सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि ये भी मे बी कि हो सकता है। कोई नहीं भाई, सर ने एक्शन बोला और हम वैसे ही चालू हुए, हम यूं हुए और कट। हमने कहा ये क्या हुआ, हमने सर क्या हुआ, गलती हो गई कुछ क्या, कह अरे नहीं रुक ना भाई गर्मी लग रही है, एनाकोंडा मंगाओ। एनाकोंडा एनाकोंडा हमने कहा बे लाइफ ओके का शो कर रहा हूँ कि मैन वर्सेस वाइल्ड कर रहा हूँ, ये एनाकोंडा कहाँ से आ रहा है। तो वो आ रहा है एक आदमी पूरा ले करके, पूरा एक झोले में भर के। हमने कहा ये क्या है यार, ये क्या खुल रहा है। देन आई केम टू नो कि एनाकोंडा, आप लोगों को पता है एनाकोंडा क्या होता है। सांप होता है, मैं तो यही सांप पता है। सांप होता है, ये तो पता है। यही हमको पता था भाई। उस दिन हमें पता चला एक्चुअली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो एसी है वो यहाँ पे है, और एसी की ठंडी हवा हमको देनी है बहुत दूर, तो एक पाइप आता है, इतना बड़ा पाइप होता है जो यूं पूरा बंद हो जाता है, और उसके अंदर आप सो भी सकते हैं। हमारे कुछ स्पॉट वाले भाई लोग सो जाते हैं उसमें। अच्छा ठंडी है वो उसकी कोई लेंथ नहीं होती, वो जॉइंट टू जॉइंट कर सकते हैं, उसको हम एनाकोंडा बोलते हैं। तो सर को चाहिए था एनाकोंडा यार, हम डर गए यार, ये एनाकोंडा साले को क्यों आ रहा है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, एनाकोंडा काहे को आ रहा है यार, ये कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल वो उनके लिए एसी वेसी आया और एनाकोंडा लग गया। चलो रोल करो। हमने कहा यार कहाँ फंस गए यार, तो डिस्कवरी चल रहा है हमारे साथ में। और बीच बीच में हमारे कुछ दोस्त यार पिन कर रहे दे रहे हैं, अबे शाबाश, अबे कर लेना भाई, भूलना नहीं भाई। हमने कहा यार दोस्तों की यार दुश्मन हो, अब कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है, कौन बोल रहा है दिख नहीं रहा है बिकॉज लाइट इतनी पड़ रही है। शॉट स्टार्ट हुआ और हम ऐसे अपना टर्न बैक किए, पूरा पुल बैक, पूरा एकदम कट, गुड शॉट, वेरी गुड शॉट। अमित सर ने बोला हाँ सर थैंक यू सर, अब ये चल रहा है। अब हमें लगा कि चलो भैया पैकअप हो जाएगा। काहे का पैकअप, अभी तो मास्टर हुआ है, अभी तो कटिंग बाकी है। हमने कहा मतलब, कहने लगे अभी जो बोला है ना वैसे ही बोलना है, एक एक एंगल पूरा लेंगे, ये हाथ ऐसे ही जाएगा, हाथ वैसे, कंटिन्यूटी याद है। हमने कहा हाँ सर याद है।
अब हम सोच रहे हैं यार ये हम तो एक फ्लो में हम बोल गए, अभी जैसे एक शॉट लगाया आपने, हम पूरा चलो भाई एक हो गया, राहत की सांस मिली फाइनली, चलो आई हैव डन, हो गया, डन इट। अब हमको पता चल रहा है कि अब ये क्लोज शॉट होगा, फिर उसका 2 शॉट होगा, ओएस होगा, उसमें भी हमको कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी। हमने कहा अरे भाई ये कहाँ फंस रहे हैं आज, तो बहुत पूरा ज़्यादा फ्लो वापस रिपीट पूरा करना फ्लो पड़ता है। आपको, पूरी एनर्जी, वो तो भाई पैटर्न ही है, वो करना ही पड़ेगा आपको तो, बट वो पार्ट ऑफ नए द नए जॉब हाँ है। पार्ट ऑफ द नए नए थे, फिर बट वो हो गया। अब जो होने के बाद पैकअप हो गया, पैकअप होने के बाद भाई साहब बिल्लू बार्बर फिल्म में जैसे इरफान साहब को हम्म। गोद में उठाया गया था, हम्म। हमें वैसे उठा लिया पूरे मोहल्ले ने, नारे लग रहे हैं हमारे, पता नहीं हम वर्ल्ड कप जिताया है, 2011 का वर्ल्ड कप पहले ही हम ले आए थे ऐसा लग रहा था। ठीक है ये हो रहा है भाई, जो वो नारे लगे तो अमित सर देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, भाई इधर आओ, हम कह रहे हैं उतारो, सर बुला रहे हैं, जाने दो, हटो हटो जाने दो, दोस्त अरे रुको, अबे हट, सर खड़े हैं, दौड़ दौड़ गए, जी सर, लंबे हैं, 6.5 फीट के हैं तकरीबन अमित सर, हाँ, अरे जी सर, कहीं ये क्या चल रहा है, हमने कहा सर वो ये सब दोस्त आ रहे हैं हमारे, क्या मतलब तुम, हमने कहा सर हम यहीं के हैं, हम लखनऊ के हैं, अच्छा ये तभी इतनी भीड़, हम कहें आज क्या चल रहा है, तो फिर और कौन कौन, हमने कहा सर मेरी मम्मी भी आई हैं, आपसे मिलना भी चाहती हैं, अगर आपकी इजाज़त हो, हाँ जल्दी बुला बुला बुला, तो हमें मम्मी गई, तो अम्मा से उन्होंने एक बात बोली, कहते हैं कि देखिए मेरा थोड़ा सा स्टाइल अलग है, तो बट बस मैं आपके लड़के के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अ, ऐसे एटमॉस्फेयर में अपनों के सामने एक्टिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, और आपके बेटे ने कर दिया। हमारी अम्मा से उन्होंने बात जब बोली तो अम्मा हमारी रुआसी हो गई, उन्होंने बहुत ब्लेसिंग दी हमको सर ने। तो ये मेरा पहला जो बाबरे का था ना, ये वो ये बहुत है यार, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ जब ये सोचता हूँ, बिकॉज यार पता नहीं यार कैसे एक्टर बन गया, और जो सोचा था वो हो गया, सोचते सब हैं, अगेन किस्मत, सब चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हो, नहीं हो पाता है कुछ लोगों की किस्मत में। मैं बहुत नो कंप्लेंट्स, जो थैंकफुल है हो। थैंकफुल, जो थैंकफुल है जितना है बहुत खुश हूँ। नहीं, इसी बात से, आपकी बात से मेरे को, जब मैं आपसे बात कर रहा था अभी 2-3 दिन पहले, तो आपने बोला कि इस बार तो काम के चलते ईद पे भी घर नहीं जा पाए। नहीं जा पाया तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हाँ यार घर भाई, बहुत सी शादियाँ, बहुत सी ईदें, बहुत सी मिट्टियों का सेक्रीफाइस किया है। आई वॉज शूटिंग इन गिर फॉरेस्ट फॉर वेब सीरीज, एक अभी अपकमिंग वेब सीरीज है मेरी, कबूतरी नाम की, उसमें मैं हार्डकोर नेगेटिव हूँ, हार्डकोर नेगेटिव मतलब हेट्रेट कैरेक्टर किया है, बहुत ज़्यादा गंदा जलील कैरेक्टर टाइप का वो कैरेक्टर किया है मैंने उसमें। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैरेक्टर कैसा कर रहा हूँ, और मेरा फ़ोन बजता है और मुझे पता चलता है, आई केम टू नो कि मेरे नाना का इंतकाल हो गया है, एंड देयर इज़ ओनली वन फ्लाइट एक दिन में गिर फॉरेस्ट से। मेरा जो डायरेक्टर था, मेरी जो गेम ओवर फिल्म थी उसमें वो एसोसिएट डायरेक्टर था अंकित, और इस वेब सीरीज़ में वो को प्रोड्यूसर था। मैंने उसकी शक्ल देखी, वो भी समझ गया कि ये भाई गया, और अगर मैं चला जाता तो 3 से 4 दिन का ब्रेक था, 3 से 4 दिन का ब्रेक का मतलब होता है बहुत बड़ा लॉस। मैंने कहा अंकित मुझे आधा घंटा दे भाई, और बिलीव मी नाना जो मेरे लिए थे ना, वो बिल्कुल बाप जैसे थे, और वो कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में ऐसा हो गया था, बिकॉज नाना एंटरटेनमेंट से थे ओके। जुड़े हुए, सिंगल स्क्रीन जो थिएटर्स होते हैं उसमें वो हम्म। 40 साल एज ए मैनेजर रहे। अच्छा। तो जब मैं एक्टर बन गया, और तो फिर एक्टर बनने के बाद की जो जर्नी स्टार्ट हुई ना, तो नाना से बहुत क्लोजनेस ज़्यादा बढ़ गई। वो फिर वो राज कपूर साहब की बातें, मनोज कुमार साहब की बातें, देवानंद साहब की बातें, उनकी जवानी की बातें, वो सब फिर वो फिल्मी बातें होने लगी नाना और नवासे में। तो फिर नाना से बहुत कम, पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था हमारा। अब सोचिए, हार्डकोर कैरेक्टर और ये खबर आना, और मैंने अंकित को बोला मुझे आधा घंटा दे दे बस भाई। आधे घंटे के बाद रो के बात करके बाहर आया, चल भाई टेक करते हैं।
मैंने टेक किया, मैंने 15 दिन शूट किया, मैं नहीं गया। घर नहीं जाना चाहते थे उस टाइम पे? जाना चाहते थे, पर वो शूट छोड़ मेरे नहीं काम सकते थे। ने मुझे रोका। मैंने बोला था ना कि मैं काम के लिए बहुत सच्चा हूँ, मेरे काम ने मुझे रोक लिया। क्योंकि मैं जाऊंगा तो एक, पता नहीं वो कैसे प्रोड्यूसर बना होगा एक डायरेक्टर से, और गिर फॉरेस्ट में हम लोग बहुत जान हथेली पे रख करके शूट कर रहे थे, बिकॉज वहाँ पे 550 शेर हैं, ये ऑन पेपर है। राइट। वहाँ पे लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे, और हम एक छोटे से तंग से रिसॉर्ट में थे। उन सबको मेरी वजह से 4 से 5 दिन और स्टे करना पड़ता विदाउट वर्क। शेर की आवाज़ें आती थी भाई, हम लोग शॉट दे रहे हैं, शेर की आवाज़ें आ रही। बहुत कुछ कैलकुलेट किया हमने, लेकिन नहीं। फिर मैं 40 दिन के बाद गया लखनऊ। तो काम को यार आपको सैक्रिफाइस करने पड़ते करना हैं। ही पड़ता है। you have आप to- कुछ 4 पंक्तियां भी लिखी थी आपने घर जाने पे। वो मूड ही Yes. बदल जाएगा। हम्म। वो यार उसके पीछे एक थॉट सोचा था हमने। थॉट ये था कि जैसे अब घर जाता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे दोस्त हमारी एज के हैं, तो अब ज़्यादातर लोगों की शादी हो चुकी है, बच्चे हो गए हैं माशाल्लाह, सब सेटल हो चुके हैं अपनी लाइफ में। तो फॉर एग्जांपल घर पे हूँ, 12 बजा है, 1 बजा है। अब एक दोस्त कहता है कि यार अरहम भाई मैं जा रहा हूँ, उस सुबह ना साइट पे जाना है, वो ठेकेदार हो चुका है, साइट पे जाना है यार, वो मोरंग बालू वालू सब गिरवानी है। ठीक है जाओ। एक दोस्त कहता है कि भाई वो सुबह तुम्हारे भतीजे को लेकर के स्कूल जाना है, कुछ कुछ चल रहा है थोड़ा। ठीक है भाई जाओ। एक दोस्त कहता है कि यार वो जा रहा हूँ, भाभी का तुम्हारी फ़ोन आ रहा, थोड़ा तबीयत ख़राब है, जाओ भाई। ऐसे करके सब चले जाते हैं, और वो बहाने नहीं है, एक्चुअली वो रियलिटी है जिससे हम भाग नहीं सकते। तो वो उनकी उनकी ज़रूरतें हैं, और अब उनकी लाइफ का वो पार्ट है। पार्ट हो गया है। एग्जैक्टली। तो सब चले जाते हैं, तो रियलाइज़ होता है कि यार अब हमारी जो महफ़िलें होती हैं उनमें घड़ी आ चुकी है। पहले घड़ियाँ नहीं होती थी हमारी महफ़िलों में। फिर बॉम्बे आए तो यही थॉट प्रोसेस में एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे घर पे अकेले, और वो म्यूज़िक लगा लेता हूँ बैकग्राउंड में, तो कुछ ऐसी बकवास सी बातें करने लगता हूँ। कभी कुछ ठीक ठाक लिख जाता है तो रख लेता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, चलो नहीं बनी बात, फेल हो गए। तो ये जो लिखा है मुझे ऐसा लगा कि मैं पास हो गया। मैं सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। प्लीज। मैं घर जाना चाहता हूँ वापस, मैं खेलना चाहता हूँ वापस, हंसना चाहता हूँ वापस, दोस्तों के साथ दोस्ती जीना चाहता हूँ वापस। मैं घर जाना चाहता हूँ वापस, अपने मोहल्ले की वो सड़क की नाली से गेंद निकाल करके खेलना चाहता हूँ वापस, हुक्के चलाना चाहता हूँ वापस, लट्टू नचाना चाहता हूँ वापस, हमारे मोहल्ले के वो बूढ़े चिड़चिड़े अंकल के घर के दरवाजे की सिटकिनी लगा करके भाग जाना चाहता हूँ वापस, आइस पाइस खेलना चाहता हूँ वापस। मैं घर जाना चाहता हूँ वापस। जानता हूं कि अब ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हमारे मोहल्ले की वो जो लंबी सड़क थी, अब वो लंबी सड़क नहीं रही। वहां तो एक फ्लाईओवर बन गया है, और वो फ्लाईओवर शायद हमारी जिंदगी में भी बन गया है। वो दोस्त पिछड़ गए, वो अड्डे खत्म हो गए जहां कभी बहुत सुकून मिला था। मैं फिर भी घर जाना चाहता हूं वापस, दोस्तों के साथ दोस्ती निभाना चाहता हूं वापस। इसका लास्ट का कुछ लाइनें हैं, एंड आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। वो भी क्या एक दौर था जिंदगी का, वो भी क्या एक दौर था जिंदगी का, जब 20 रुपए का पेट्रोल बाइक में डलाकर क्या शान से घूमते थे हम शहर में ट्रिपलिंग करके। वो भी क्या एक दौर था जब 20 रुपए का पेट्रोल बाइक में डलाकर क्या शान से घूमते थे हम शहर में
ट्रिपलिंग करके। हाँ, अब कार का टैंक तो फुल है, लेकिन अब सिर्फ पहिए घूम रहे हैं। इस शहर में हम अपनों को ढूंढ रहे हैं। न जाने किस खुशी के लिए, किस मंजिल के लिए हम सिर्फ भटक रहे हैं। क्या बात है। ऐसा नहीं है कि मुंबई शहर ने कुछ दिया नहीं है। मुंबई शहर ने शायद वो दिया है जो कभी सोचा नहीं था, सिर्फ दूसरों को देखा था। आज उसने वो बनाया है जो हमने किसी और को देखा था। शुक्रगुजार हूं इस शहर का जो इसने बहुत कुछ दिया है। अपने सपनों को जिया हूं, अपनी मंजिल की तरफ खुद को आगे बढ़ते देखा हूं इस शहर में। लेकिन यार सच कहूं, मैं अपने घर जाना चाहता हूं वापस। क्या बात है। अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं वापस। वो घड़ी लाना चाहता हूं वापस। वो दौर लाना चाहता हूं वापस। वो क्रिकेट खेलना चाहता हूं वापस। अपने बचपन को एक बार फिर से जीना चाहता हूं वापस। हर वो चीज को लाना चाहता हूं वापस जो बहुत दूर, कहीं दूर निकल गई है। एक बार फिर से जिद करना चाहता हूं वापस। मैं घर जाना चाहता हूं वापस। वाह, नाइस। मतलब ये आपकी कहीं ना कहीं वो जो आपकी जर्नी रही है हाँ, ना, हाँ। उससे काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट भी मुझे महसूस हुआ। 90s किड्स सारे, मतलब वो जितने भी पूरा वो वाले, एग्जैक्टली। जिन वो लोगों ने समय पूरा का पूरा वो बाइक वाला टाइम देखा है, चाय सुट्टा वाला टाइम देखा है। अब हो गया है ऐसा भाई कि अभी जब घर जाता हूँ तो मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ कि यार वो चलो ना, वो ग्लोब की चाय पीते हैं। कौन सी ग्लोब, कैसा ग्लोब? अबे पागल है, वो बंद हो गया। बंद हो गया? कब बंद हो गया? ऐसा हो गया क्योंकि सड़कें चेंज हो गई हैं, फ्लाईओवर्स वाकई में बन गए हैं। मतलब बॉम्बे की सड़कों को ज्यादा पहचानता हूं आज। अपने शहर की सड़कों को इसलिए नहीं पहचानता हूं क्योंकि रास्ते बदल गए हैं। कौन सा रास्ता किधर से कहाँ जा रहा है, बदल गई हैं चीजें। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो सारे लोग जानना चाहते हैं, मतलब जो लोग इंडस्ट्री में नहीं है, उन्हें बड़ा इंट्रिगिंग लगता है। कास्टिंग काउच होता है टीवी इंडस्ट्री में? मतलब ये हकीकत में होता है। मूवीज भी बनी है बहुत सारी कास्टिंग काउच के बारे में। यहाँ से आप बॉम्बे की एक ट्रेन पकड़िए और बैठ जाइए। अब उस ट्रेन में आपको कुछ लोग मिलेंगे जो जो आपको कहेंगे, अरे भाई आइए, बैठिए 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 बैठिए। कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा, आप बॉम्बे जा रहे हैं? बॉम्बे में कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, मेरा भी बेटा वहीं रहता है, मैं भी बॉम्बे जा रहा हूँ। अच्छा। कुछ आपको खाना सर्व करेंगे, कहें ऑफर करेंगे, लीजिए प्लीज़ खाइए। कुछ ऐसे होंगे, वो मेरी सीट है, मुझे लेटना है। हाँ अरे सर आइए आइए। तरह तरह के लोग आपको आपकी जर्नी में मिलेंगे। ख़राब इंसान मिलता है तो क्या आप बॉम्बे से पहले अपनी ट्रेन से उतर जाएंगे? नहीं, आप जर्नी तो कंप्लीट करेंगे। अच्छा इंसान मिल जाएगा तो क्या आप उसके साथ कहीं और पहुंच जाएंगे? नहीं, आप वहीं उतरोगे जहां आपको उतरना है, जो आपकी मंजिल है। वो हर फील्ड में है। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अलावा और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ जाइए, वहाँ पे भी आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। आप कैसे डील उनको कर रहे हैं, ये आर्ट है भाई। सबका अपना अपना एक जोन है, अपना अपना एक फ्रेम है। मुझे भी बहुत से लोगों ने अच्छे ऑफर्स करे, वो मेरा था कि मैं उस ऑफर को लेता हूँ या नहीं लेता हूँ। सामने वाले ने कहा भाई ये ऑफर है। एग्जाम्पल, किसी ने कहा कि भाई मेरा मेरा एक प्रोजेक्ट है, पैसा नहीं है मेरे पास, करोगे? प्रोजेक्ट क्या है? हाँ अच्छा है, करूँगा। नहीं चाहिए पैसा, कहीं और से कमा लूँगा। लिया, उसने ऑफर किया, मैंने लिया। भाई मुझे नहीं करना है, मुझे पैसा ही चाहिए, मैंने नहीं लिया। अब वो ऑफेंड नहीं हो, अगर वो ऑफेंड हो रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। उसने ऑफर सही किया, बात है। मैंने लिया, मैंने नहीं लिया। ये बस वो बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आप, जो लोग कहते हैं कि कास्टिंग काउच, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कास्टिंग काउच ही हो रहा है, वरना फिर यार लोग काम कैसे करेंगे? तरह तरह के लोग हर जगह हैं। ये जो ऑडिशंस होते हैं, जी। इनमें भी कुछ नेपोटिज्म का रोल है? कि कहते हैं कि यार अपने ही बंदे को कास्ट कर लेते हैं, अपने ही जान पहचान वाले हैं, या जैसे मैं आपकी जान पहचान में हूँ, मैं आया मुंबई, मैंने कहा यार मेरे को यार रोल करना है आपको, कि हाँ
ऑडिशन हो रहे हैं बट 100 लोग ट्राई कर रहे हैं और पीछे से एक आदमी आया और उसको रोल दे दिया। ऐसा राजकुमार राव कैसे आते, शाहरुख खान साहब कैसे आते, मैं कैसे आता, मैं भी तो भगा दिया जाता। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो कर रहा हूँ। आपने मुझे इज्जत दी, आपने मुझे बुलाया, तो कुछ तो डिलीवर कर रहा हूँ आपको। मतलब अगर आप में कुछ है तो मौका ज़रूर मिलेगा और एक मुंबई चीज़ में। मैं आपको और बोलूँ कि जो लोग नेपोटिज्म का नाम देते हैं, एक्चुअली ये नाम गलत है। आप एक बात बताइए, आप एक बहुत मेहनत करके एक बिजनेस खड़ा करते हैं 25 साल 30 साल, ठीक? क्या आप नहीं चाहोगे कि उसको आपका बेटा संभाले? अपने ऊपर रख के सोचो, कहाँ गलत है यार? गलत वहाँ है जहाँ पे एक एक ऑडिशन हो रहा है, गलत वहाँ पे है जहाँ पे एक आईएएस के एग्ज़ाम की एक एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वहाँ पे किसी और को एग्ज़ाम देने ही ना दिया जाए, कि वो उसको बैठने ही नहीं दिया गया। भाई ओपन है यार, करो, तुम भी करो, हम भी करेंगे। और बहुत से स्टार्स किड हैं जो सक्सेस हुए हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं हो पाए। तो यार ये नेपोटिज्म, ये जो ये वर्ड है ना, बहुत खटकता है हमें। ऐसा नहीं है यार, ठीक है, अगर कि इंसान अपनी मेहनत से एक चीज़ बनाया और वो चाहता है कि उसको उसका आने वाली चीज़ें उसका बेटा संभाले, बेटी संभाले, तो भाई इसमें गलत क्या है यार? एक नया नज़रिया है लोगों के लिए, ये लोगों को समझना चाहिए। ये समझना, अपने ऊपर रख के देख लो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो कहते हैं ना कि कब्र का हाल जो होता है मुर्दा ही जानता है। अपने ऊपर बिल्कुल। रखो, जो मर गया उसके दिल से पूछो कि वो क्या महसूस कर रहा है। चिता पे लेटे हुए आदमी से पूछो कि जो उसको अग्नि लग रही है वो कैसा महसूस कर रहा है। हम आप तो सिर्फ रो रहे हैं, महसूस तो वो कर रहा है। अपने ऊपर आप रख के सोचोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या है सच्चाई। क्या आप उनकी जगह होगे तो आप क्या, आप कहोगे कि हाँ भाई तुम आ जाओ, बरेली से तुम आ जाओ, तुम लखनऊ से आ जाओ, मैं इसको हटा रहा हूँ लड़के को, तुम संभालो, तुम करोगे? आप नहीं करोगे भाई। ये सच्चाई है, ये बहुत कड़वी सच्चाई है जिसको लोग, ये वही बात है कि अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हैं। भाई मत पड़ो इन चक्कर में, मेहनत करो तोड़ के, तो मौका ज़रूर मिलेगा। मिलेगा। बंबई शहर आपको काम देगा। मेहनत करो तोड़ के, विजन क्लियर रखो, कुछ करो, XYZ लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जो करना है करो, लेकिन अगर एक प्रोफेशन को चूज किया है तो उसके पीछे भूत की तरीके लग जाओ। विक्रम बेताल की तरह कंधे लगना पे चढ़ पड़ेगा के भाई, भागो। लगना पड़ेगा भाई, लगना पड़ेगा। शादी कर ली? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं? हाँ। मतलब हम्म। कुछ है विचार शादी करने अरे का भी? भाई ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। मतलब हाँ। ऐसा क्या गम हो गया कि मतलब ना छेड़ो हमें सताए हुए हैं? नहीं भाई गम नहीं है, मैं वही बोलता हूँ ना, ये एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, एक फेज होता है जो जो सबके, ये वो गली है जिसमें हर आदमी चला है, ये वो गली है, इस गली में हर आदमी चल के गया हुआ है। लोगों और को आपका एक्टर वाला रूप तो पता है, हाँ, राइटर वाला भी दिखा दो, कुछ आपने शेर लिखे हुए, कुछ हमें आप गाने भी अच्छे-अच्छे लिखते शेर, हैं। एक अच्छे-अच्छे 2-3 शेर आपने सुनाए थे। हाँ, जैसे आपने अभी जो शादी का एक मुद्दा छेड़ा, प्यार का एक एंगल छेड़ा, उसमें उसमें देखिए दिल तो टूटा होगा। नहीं नहीं यार, ठीक है, दिल नहीं टूटा, और ठीक है, एक एक तजुर्बा जिंदगी का मिला, और उस तजुर्बे से सीखा, आगे बढ़ने की कोशिश करी, और वो डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ लोगों को कि हाँ भाई प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, प्यार करिए, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। उस पे 2 लाइनें हैं कि अच्छे थे हम शायद तेरे बगैर, क्या बात है! अच्छे थे हम शायद तेरे बगैर, और भी बेहतर हो गए तेरे आने के बाद। तो ये 2 लाइनें इस नज़र से देखता हूँ कि भाई हम बहुत बेटर थे यार तुम्हारे बिना, जब से तुम आई हो ना हम बेहतर हो गए। ये एक पॉजिटिव साइड है। अब जिनका प्यार मुकम्मल नहीं हो पाता है, वादे टूट जाते हैं, रास्ते छूट जाते हैं, गलियां बदल जाती हैं, तो उनके लिए भी कुछ लिखने की कोशिश करी। वो ऐसा है कि
बेवफा दुनिया में वफा का सवाल करते हो, बेवफा दुनिया में वफा का सवाल करते हो, तुम भी अहमक हो ए दिल कमाल करते हो। क्या बात है। देख कर ही सही पूछ तो लेते हो हाल मेरा, चलो शुक्र है इतना तो मेरा ख्याल करते हो। बेवफा दुनिया में वफा का सवाल करते हो, तुम भी अहमक हो ए दिल कमाल करते क्या हो। बात है। आगे की लाइन जोड़ता हूं तो कहता हूं कि कभी बहक जाऊं तो ऐसा काम ना कर दूं कहीं, कभी बहक जाऊं तो ऐसा काम ना कर दूं कहीं, तुम्हारा नाम ले लूं और तुम्हें बदनाम ना कर दूं कहीं। सबब सभी यही पूछते रहते हैं हमसे अक्सर कि अरहम खामोश क्यों रहते हो। डरता हूं ये इल्जाम तुम्हारे नाम ना कर दूं कहीं, कभी बहक जाऊं तो ऐसा काम ना कर दूं कहीं। वाह। तो ये गलियां हैं, ये टूटे वाले दिल की गली है, वो मोहब्बत में जो अभी चल रहा है ये उसके लिए गली है। तो एक शेर बहुत पसंद है, थोड़ा सा उर्दू है उसमें, वो बहुत करीब है दिल के। वो शेर हमारे एक बड़े भाई हैं शाहनवाज भाई, उन्होंने लिखा, हमें नज़र किया है, जो आपको हम नज़र करते हैं कि सब जाले वाले छूट रहे हैं, सब छाले वाले फूट रहे हैं, कि सब जाले वाले छूट रहे हैं, सब छाले वाले फूट रहे हैं, अब आएगी सुकून से मौत, क्योंकि सब चाहने वाले धीरे धीरे छूट रहे हैं। मैं ये नहीं देखता कि साहिबे किरदार कितना है इंसान, कैरेक्टर, नो नो, अभी नहीं देखता, अब इस लेवल पे पहुंच चुका है ये बंदा कि मैं ये नहीं देखता कि साहिबे किरदार कितना है, हाँ अब इतना परख लेता हूं कि सामने वाला मक्कार कितना है। क्या क्या बात है। बात ये लाइनें हैं, और लोगों के लिए कहना आसान है कि लाइनें हैं, ये उन लोगों से पूछिए जाकर के जो इस वक्त इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। और जो फंसे हुए हैं उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये एटीट्यूड को अब कैरी कर लो, वरना देर हो जाएगी। ये बातों को ज़रा दिल और दिमाग और अपनी रूह में जज्म करने की कोशिश करिएगा कि जो अब कह रहा हूँ कि जो सुनाया है ये ठीक है, ये भी एक फेज़ था, इस फेज़ से निकलने के लिए ये लाइनों पे ज़रा गौर करिएगा। कुछ लिखा है तुम्हारे लिए, तुम्हें सुनाना बाकी है, कुछ लिखा है तुम्हारे लिए, तुम्हें सुनाना बाकी है। देखो सामने कुर्सी खाली पड़ी है, तुम्हारा आना बाकी है। कुछ लिखा है तुम्हारे लिए, तुम्हें सुनाना बाकी है, देखो सामने कुर्सी खाली पड़ी है, तुम्हारा आना बाकी है। हाँ छोड़ के तो तुम मुझे गई थी मेरी गुर्बत में, एक बार फिर से पैसा कमाकर तुम्हारे नाम पे लुटाना बाकी है। क्या बात है। क्या लगा था तुम्हें मर जाऊंगा मैं तुम्हारी मोहब्बत में, गलत फहमी में हो मोहतरमा, अभी आजमाने को जमाना बाकी है। क्या ये बात एटीट्यूड भी कैरी करना जरूरी है। है। राइट। तो मैं एक्टर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं हर जर्नी को फील करता हूँ। पहली मोहब्बत में चलने वाली राह देखी कि भाई मोहब्बत की, अच्छे थे हम तेरे बगैर और भी बेहतर हो गए तेरे आने के बाद। फिर एक फेज आता है, ज़्यादातर यही होता है कि भाई ब्रेकअप हो जाता है, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसी वैसी, अभी नहीं चल रहा, पहले तो ऐसे थे वैसे थे, तरह तरह की चीज़ें। फिर एक फेज़ आता है हर इंसान की लाइफ में कि वो दुखी हो जाता है, वो निराश हो जाता है, वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। कब तक? अरे मार डालोगे क्या खुद को? कि एक शेर है कि कौन आशिक है जो कलाई काट कर मरा है, ये कौन आशिक है जो कलाई काट कर मरा है, मोहब्बत तो हमने भी करी है मगर ऐसा ना करा है। ये कौन आशिक है जो कलाई काट कर मरा है, मोहब्बत तो हमने भी करी है मगर ऐसा ना करा है। हाँ देख, मेरा नफरत करना तो जायज है तुझसे, क्योंकि तूने औरों के साथ ना जाने क्या क्या करा है। क्या बात है। तो भाई अपनी देखो, बी अ मैन। मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है,
दिल से करो, थोड़ा दिमाग भी लगा के करो, बस और कुछ नहीं कहेंगे। दिमाग को भी रखो उस मोहब्बत के प्याले में, और ज़रा आंखों को खोल के भी करो। कोई टीवी इंडस्ट्री का ऐसा मोमेंट जहाँ आपको लगा हो कि ये दुनिया बायस्ड है, हम्म, इंडस्ट्री बायस्ड है, कहीं ना कहीं हर कोई होता है, जी। पर कभी एक मोमेंट कहीं आपको ऐसा लगा इंडस्ट्री में यार कि बस यार अब हो गया, वापस चलते हैं? कभी भी नहीं। बताया हमने आपको शुरू में कास्टिंग वालों की बातें भी सुनी, वो भी सही है, उनको रोज 2000 कॉल्स आते हैं, इंसान है। 5000 व्हाट्सएप्स आते हैं। कौन अरहम, कौन अनिल, कौन राकेश, कौन अमन? अरे हो गए, ठीक है भाई, इरिटेट, इंसान है। ऐसा चीजें भी सुनी, देखी, और रिजेक्शन बहुत देखा। एक एक फेज ऐसा भी आया लाइफ में कि लगा कि मुझसे नहीं होता है, अपने टैलेंट पे आपको शक हो गया। ऐसा फेज आया लाइफ में, अपने टैलेंट पे शक होने लगता है ना, कि भाई यार ये हो ही नहीं रहा यार, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो यार हो जाता था, अब क्यों नहीं हो रहा है? तब भी हमें ये ख्याल नहीं आया कि नहीं लगता है मैं एक्टिंग इस फील्ड के अलावा कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर पाऊंगा मैं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आता है। मैं कहीं बैठ नहीं सकता 8 घंटे 12 घंटे, मैं यहाँ रात भर बैठ सकता हूँ, बिकॉज कैमरा है, माइक है, लाइट्स हैं, एक माहौल है। मैं अपनी आर्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं कहीं और नहीं बैठ सकता। 2 घंटे 2.5 घंटा मैक्स 3 घंटा, उसके भाई को मुझे जाना है। तो कभी आज तक ऊपर वाले का करम है, ये नहीं आया कि मैं वापस चला जाऊँ, मैं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो भी चलेगा, जीना यहाँ मरना यहाँ, बम्बई के लिए ये बात कहता हूँ। टीवी शोज के बारे में बात करते हैं तो आपके हिसाब से, जैसा आपको कि इंडिया के टीवी शोज में और पाकिस्तानी टीवी शोज, टर्की टीवी शोज जो भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं, जी इनफैक्ट कोरियन टीवी शोज भी, जी। इसमें क्या डिफरेंस है? आप टीवी इंडस्ट्री से हैं, काम कर हम्म। रहे हैं, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। आह, एक मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया था इसी ही टॉपिक पे, आर्टिकल, कई आर्टिकल्स हैं, आपको मिलेंगे। मैं आपको, आपका ये सवाल है तो आपको आपके ही इस एपिसोड में बताऊंगा जो फील किया है। और सबका अपना अपना वर्जन है, सब हाँ अपने जी, अपने हिसाब से महसूस करते हैं बिल्कुल चीज़ों को। बिल्कुल। हमने क्या महसूस किया वो हम आपको ओपन बताते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट टर्किश शो, पाकिस्तानी शोज़, और भी जो शोज़ हैं, पहले उनकी बात करते हैं। उनके शोज़ को अगर आपने देखा है तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, उनके शो में लीड, लड़की की माँ, फादर, भाई, सबको ना एक 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 स्पेस, एक फ्रेम दे करके वो शूट करते हैं। हमने देखा है ऐसा, सबकी एक ना एक इम्पोर्टेंस होती है, हर एक कैरेक्टर की एक इम्पोर्टेंस है, और वो बहुत खूबसूरत दिखता है। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई फलाने शो का लीड नहीं हूँ, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं थकने वाला नहीं हूँ। मुझे जहाँ पहुँचना है मैं इंशाल्लाह वहाँ पहुँच आप जाऊँगा। सपोर्टिंग रोल्स की बात कर रहे हो। मैं उस पे ही आ रहा हूँ सर। अब जैसे एक है, ये बहुत अफसोसजनक बात है एक एक्टर के लिए, हुआ है मेरे साथ। मैं शॉट दे रहा हूँ और मेरे डायरेक्टर ने मुझे रोका, ये मत करो। आई वाज लाइक, समझा नहीं सर, ये ना करो, ओवरलैप हो रहा है, तुमने ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ में लीड खड़ा हुआ है मेरे शो का, और मैं उसका पैरेलल लीड हूँ शो का, उसका भाई हूँ, ठीक है, मैं क्यों नहीं करूँ वो यार? वो ऐसा हो रहा है कि वो तुम ज़्यादा, बिकॉज एक डायलॉग चल रहे हैं किसी के, और
एक मेरी मुंह बोली बहन अपनी माँ के साथ में ऐसे मिल रही है और मैं बीच में कैमरे में हूँ। मैं था, लकीली था या बैड लक था मेरा कि मैं उस फ्रेम में था। वो दोनों यूं आ रहे हैं और उसकी विदाई हो रही है, तो वो मेरी मुंह बोली बहन है, उसकी विदाई हो रही है और मेरे घर से दूर जा रही है। मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसे कुछ करके मैंने रिएक्ट किया बिकॉज यार मैं मूड में हूँ, मैं फ्रेम के मूड में हूँ, मैं सीन के मूड में हूँ, मुझे बुरा लग रहा है। और मेरी सगी बहन हमारे बगल में खड़ी हुई है, तो बीइंग अ मैन मैं रो नहीं रहा हूँ, बट मैं अंदर से वो आ रहा है मुझे यार, मैं रोक रहा हूँ अपने आप को। इमोशनल हो रहे हो। वो डिलीवर करने की मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सच्चाई में मेहनत कर रहा हूँ यार, समझो उस चीज को। और मेरे जैसे तमाम लड़के कर रहे हैं ऐसा, उसको रोक दिया गया। मैं क्यों रोका है? तो डायरेक्टर कहता है कि यार तुम नॉर्मल खड़े हो जाओ। हमने नॉर्मल खड़े हो जाओ, हाँ नॉर्मल खड़े हो जाओ, तो मुझे यूं खड़ा कर दिया गया। तो शॉट ओके हुआ। मैंने पूछा ये क्यों करा यार, ये ऐसा हटा देते मुझे यार, यार मेहनत कराया करो यार, 12 घंटे काम के लिए बुलाते हो तो बराबर मेहनत करो, पैसा तो मुझे दे ही रहे हो ना यार, आप काम दे रहे हो, थैंक यू सो मच, बट मेहनत भी कराओ यार, रोको तो मत यार, एक एक्टर को परफॉर्म करने से मत रोको। यहाँ पे ये है फंडा कि लीड लीड लीड, बाकी एक्टर्स को आप तवज्जो दो। और हम बात करते हैं कि भाई अभी आपने क्यों सवाल किया, बिकॉज यू लाइक्ड, आपको पसंद है टर्किश शो, पाकिस्तानी शो, क्यों? तो फिर यहाँ के भी क्यों नहीं बनाओ ना। आज क्योंकि सास भी कभी बहू थी क्यों नहीं बन रहा है भाई, इतनी बड़ी स्टार कास्ट। बचपन ब्रिटानिया सा था मैं जब देखता था, छोटा सा। अरे यार एक एक हस्बैंड वाइफ की एक एक स्टोरी थी, सब कुछ। अनुराग बासु, कसौटी जिंदगी की, प्रेरणा बासु, मिस्टर बजाज, उसके अलावा भी सबको दिखाया जाता था। तुलसी विरानी के साथ साथ में सबको दिखाया जाता था भाई। आज कम है ऐसा। मैं हाथ जोड़ करके सबको विनती करता हूँ भाई, ये मैं लिटरली हाथ जोड़ कर विनती अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कर रहा हूँ। एक एक्टर सेट पे मायूस हो जाता है, मैं संभाल लेता हूँ अपने आप को, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा थॉट ऑफ प्रोसेस अलग चलता है। कोई बात नहीं भाई, आराम, मैं अपने आप को पीठ थपथपाया, मैं निकल गया, मैं निकल जाता हूँ। लेकिन बहुत से लोग मायूस होते हैं। मैं राइटर से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग को हाथ में होता है, प्लीज़ प्लीज़, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको आप लोग को सोचना चाहिए कि आपने और लोगों को भी ऑडिशन के थ्रू, उसके थ्रू उनको आपने सेलेक्ट किया है, तो कुछ तो बेचारे कर रहे होंगे, उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा यार। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि 4 दिन के बाद माइक लगता है, और लड़की के बाप, लड़की की माँ, लड़की का भाई, लड़के का भाई, हीरो हीरो हीरोइन की बात कर रहा हूँ, माइक 4 दिन के बाद लग रहा है, तो ये तो गलत है ना यार। ये तकलीफ दे बात है एक एक्टर के लिए। सिर्फ और सिर्फ फोकस लीड्स पे, ठीक है वो बम्पर पे है, आई एक्सेप्ट इट एंड आई रिस्पेक्ट कि भाई वो वहां पहुंचा है, वो उसकी मेहनत है, वो डिजर्व करता है, वो हमसे बेटर है, उसका लक बेटर है, शायद हमसे अच्छा आर्टिस्ट है। लेकिन हम भी आर्टिस्ट हैं, हमको भी तवज्जो की जरूरत है सर। हम भी भूखे हैं परफॉर्म करके आपको डिलीवर करने के लिए। हम सेट पर आकर के सोने के लिए, हाँ भाई कहूँगा शो, अच्छा ये ठीक, हाँ ओके चलो, हाँ सर रोल, हाँ रोल हुआ, हाँ हाँ मैंने फ़ोन कर दिया था, ठीक है ओके। ये करने नहीं आ रहा आर्टिस्ट, यूज इट, यूटिलाइज करिए आप, आपने ही सेलेक्ट किया है, आपकी ही चॉइस है हम। और प्लीज इसमें अगर आप ऑफेंड होते हैं तो मैं माफी मांगूंगा, बट जो गलत है वो गलत है, सोचना चाहिए आपको। एज एन एक्टर हम्म आप उस एरा से हो जब ओटीटी नहीं था, हम्म और आज ओटीटी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है टीवी जी के लिए भी, मूवीज के लिए भी। जी क्या लगता है कितना डिफरेंस है? और एक आर्टिस्ट के लिए, इनफैक्ट स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के लिए, बडिंग आर्टिस्ट के लिए, हम्म। वो कितनी अच्छी बात है? भाई ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि कहते हैं ना हाथ की हथेली पे सिनेमा, हम्म। अब सिनेमा आपके हाथ में है। अच्छा इसमें ये दिखता है कि एक होता है ना कि एक हीरो का एक हमारे जहन में एक 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 वो चलता है, एक फ्रेम चलता है कि हीरो माने 6'4", 6'2", 6 हाइट,
ब्लू आईज, जॉ लाइन, ये ऐसा एक एक चलता था। 6 पैक एब्स। 6 पैक एब्स। पंचायत देखिए ना, देखिए परफॉर्मेंस देखिए ना भाई साहब। आप मिर्जापुर देखिए ना, ठीक है, अली फजल वाज फैंटास्टिक, नो डाउट। देवेंदु, गुड्डू भैया। विक्रांत मैसी हीरो हो गए भाई, हीरो हैं परफॉर्मेंस के बेस पे। तमाम ऐसी वेब सीरीज हैं सर। जो आपको लगता है पहले विजय वर्मा साहब, वाह हम्म, क्या बात है। आप देखिए, शायद लोगों ने कम देखी होगी जिगर फरीदी का जो कैरेक्टर बमफाड़ में किया उन्होंने। तो जो वेब सीरीज, जो ये ओटीटी है, यहाँ पे हीरो ना दिखने वाला भी हीरो बन सकता है अपनी परफॉर्मेंस के दम पे, अपने टैलेंट के दम टैलेंट। पे। बहुत बहुत अच्छी चीज है ये जो आई है। जो भी लोग किरदार निभाते हैं उनके लिए काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल है ओटीटी, आपका कहने का मतलब बहुत बहुत कमाल काम करने वाले लोग जो हैं, जो जो बेचारे भटक रहे हैं, उनके लिए ओटीटी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बट मौका भी तो नहीं मिलता हर किसी को। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जेब में 1 लाख रुपए पड़ा है, ठीक, आपको TR की जीन्स खरीदनी है, ठीक है, सबसे महंगी वाली खरीदूंगा, नहीं 15-20 हज़ार रुपये वाली नहीं, 1 लाख रुपए वाली ट्रू रिलीजन की आज जीन्स खरीदूंगा। और आप दिल्ली में बैठा हूँ, चांदनी चौक में खड़े हैं, मिलेगी जीन्स वहाँ पे, पैसा भी है, वहाँ शायद नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको मेरे ख्याल से कोई अच्छे मॉल जाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर टैलेंट है, सही जगह सही टाइम पे पहुंचना, वो आपकी किस्मत आपके कदम वहाँ लेकर के जाती है। टैलेंट होना पहला काम, कि भाई आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए कि अगर आपको एक डायरेक्टर साहब एक सिचुएशन देते हैं, मोस्टली अब सिचुएशन ही दी जाती है या स्क्रिप्ट देते हैं, तो उसको रिझा पाएंगे आपकी नहीं। दूसरी चीज़, वहाँ पहुँचने के लिए सही जगह आपको सही टाइम पे पहुँचना भी तो है। जो पहुँच जाते हैं वो काम कर रहे हैं। आज वेब सीरीज़ में देखिए आप, बहुत नए नए चेहरे आ रहे हैं, नए नए टैलेंट से भर के आ रहे हैं लोग। आप जयदीप भाई को देखिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं, ये हो सकता है आपका सवाल हो, कि कास्टिंग वाले भी एक्टिंग करने लगे। बहुत से लोग बोलते हैं, शायद हो सकता है आप ये सवाल करते हैं, लेकिन मैंने खुद ही बोला, करते हैं तो वो कर भी रहे हैं ना, काम क्या खराब कर रहे हैं। सही बात है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर का जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अंगूर मिले नहीं तो खट्टे, वही बात है भाई। अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू काम नहीं कर सकते। डिलीवर अगर नहीं कर रहे हैं तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर साहब के बेटे जो हैं हुए, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। आप डिलीवर कर रहे हैं तभी आपको कंटिन्यू काम मिल रहा है। तुम अपने पे मेहनत करो ना यार। आजकल ये मत करो कि भाई अपने फोड़े से तकलीफ नहीं है, दूसरे की स्माइल से तकलीफ है। अरे अपने आप को बिल्ड करने के बारे में मेहनत करो। छोड़ो छोड़ो कौन क्या कर रहा है, फोकस रखो अपने आप पे। कौन किधर जा रहा है, कौन कैसे काम पा रहा है, कौन कैसे काम नहीं पा रहा है, कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन कहाँ बैठ रहा है, कौन कहाँ लेटा है। अरे भाई तू छोड़ ये नेगेटिविटी वाली बातें। तुम क्या कर रहे हो वो देखो। तुम क्या रियाज कर रहे हो, क्या तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, तुम ऐसे लोगों में उठ बैठ रहे हो जहां तुम कुछ सीख रहे हो। प्रिटेंड कर रहा हूँ मैं भीड़ में बैठा हूँ तो मैं चश्मा लगा के ही बैठूंगा, मैं एक्टर हूँ। भाई क्या कर रहे हो, भाई मैं आजकल ना हॉर्स राइडिंग सीख रहा हूँ। भाई क्या कर रहे हो, भाई आजकल मैं जिम कर रहा हूँ। एक्टिंग के लिए क्या कर रहा भाई तू, आजकल मैंने ना थिएटर ज्वाइन किया हुआ है। ओह वाओ वेरी गुड। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, आजकल रीडिंग चल रही है, प्ले कर रहा हूँ। ओके वेरी गुड। भाई प्रेटेंड कर रहे हो आप दैट आई एम एन एक्टर। एक्टिंग के ऊपर काम क्या कर रहे हो, एक्टर हूं ये दिखाने के लिए तुम काम कर रहे हो सिर्फ। अगर ऐसे ही होगा बॉडी बना करके ही, बॉडी ठीक, एक 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 एक्टर को मेरा मानना है कि ना बहुत कमजोर दिखना चाहिए ना बहुत ताकतवर, बीच का दिखना चाहिए।
वरना हर जिम का ट्रेनर, हर जिम में जाने वाला बॉडी बिल्डर कॉमन इंसान रिलेट करना चाहिए ना, आप Exactly. एक्चुअल में रोल तो किसी कॉमन इंसान Exactly. का ही कर रहे हो ना। वही बात है कि भाई आर्ट पे मेहनत करनी चाहिए। और मैं कोई बहुत बतौलेबाजी नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा है कोई एक्टर हूँ। मैं सीखने वाला, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ भाई। मैं एक चलते हुए आदमी से सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं एक टीचर से सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं एक डॉक्टर से सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ खाली ग्लास हूँ, जो सुबह खाली ग्लास बन के निकलता है, बाहर आता है तो ये भर के आता हूँ। यहाँ इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से कुछ लिए बैठा हुआ था और आपने पूछा कि भाई आप क्या महसूस करते हो, तो मैं अपनी अच्छाई नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा लगता है सुन के, मतलब दिस इज द ट्रूथ, राइट? But- सच जान के तो, और लोगों को भी अच्छा लगेगा इन सब चीजों के बारे में जान के कि ये सच्चाई है इंडस्ट्री की। बिल्कुल भाई। राम भाई, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने इतना बढ़िया हमें एक इतनी सारी बातें बताई अपने दिल के बारे में भी और इंडस्ट्री के बारे में। अप्रिशिएटेड भाई, सीरियसली, थैंक यू सो मच।